नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। और यह सेशन है इंडियन इकोनॉमी का। हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। किताब है दृष्टि क्विक बुक की। इससे पहले हम 1 और 2 चैप्टर कर चुके हैं, जिसमें इंट्रोडक्शन था, इकोनॉमी क्या होती है, कितने प्रकार की इकोनॉमी होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वार्टरनरी, ये सारे सेक्टर क्या क्या होते हैं। और चैप्टर 2 में हमने देखा था कि राष्ट्रीय आय क्या है, जीडीपी क्या है, जीएनपी क्या है, एनडीपी, एनएनपी, किस तरीके से उसमें डेप्रिसिएशन ह्रास होता है, और फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, और एक व्यक्ति की जो आय होती है वो किस प्रकार से राष्ट्रीय आय को प्रभावित करती है। तो इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु थे वो हम पढ़ चुके हैं, टर्म्स और फैक्ट से अवगत हो चुके हैं। अब हम पढ़ रहे हैं आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास। देखने में तो समृद्धि और विकास एक जैसा ही लगता है, लेकिन इसमें काफ़ी डिफरेंस होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो आइए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन में देखिए क्या दिया है। किसी भी अर्थव्यवस्था में संसाधनों के आवंटन की सफलता के मूल्यांकन की सर्वाधिक मौलिक माप आर्थिक समृद्धि होती है। सभी राष्ट्र जो होते हैं वो राष्ट्रीय आय, सकल घरेलू उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय जैसे आर्थिक समृद्धि के संकेतकों को मापने हेतु विभिन्न आंकड़ों का विश्लेषण करते हैं। तो हम देखते हैं कि राष्ट्रीय आय अगर हमको नापना है, या सकल घरेलू उत्पाद नापना है, या फिर प्रति व्यक्ति आय नापना है, तो इन सभी जो मौलिक माप की इकाइयां हैं, तो इनसे आर्थिक समृद्धि को नापने के लिए हमें हेल्प मिलती है कि हम अगर किसी देश की आर्थिक समृद्धि किस स्तर पर चल रही है, तो हम यही सब देख के अनुमान लगाते हैं कि क्या स्थिति होगी उस देश की। तो समृद्धि और उत्पादकता से आगे बढ़कर कुछ अर्थशास्त्री यह तर्क देते हैं कि राष्ट्र की अर्थव्यवस्था का अनुमान लगाने में प्रति व्यक्ति आय, लोगों का जीवन स्तर, मानवीय विकास, आय के वितरण की माप, शिक्षा, साक्षरता दर, जीवन प्रत्याशा, पोषण का स्तर, स्वास्थ्य सेवाएं, प्रति व्यक्ति उपभोग वस्तुएं, लोगों में खुशहाली का स्तर आदि महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि केवल आय के ऊपर हम नहीं जा सकते, आय के अलावा जो है हमको उसके जीवन का स्तर भी देखना होगा। ठीक है, आय के वितरण की माप, शिक्षा देखनी पड़ेगी, साक्षरता की दर देखनी पड़ेगी, जीवन प्रत्याशा देखनी पड़ेगी। उसके पास पैसा बहुत है लेकिन पोषण का स्तर नहीं है, स्वास्थ्य सेवाएं प्रति व्यक्ति को किस प्रकार से उपलब्ध हैं, लोगों में खुशहाली का क्या स्तर है, इन सभी की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके अलावा देश की अन्य सामाजिक आवश्यकताओं पर भी ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जैसे न्याय की सुनिश्चितता, किसी व्यक्ति को न्याय मिल रहा है कि नहीं, सांस्कृतिक विकास, पर्यावरण की धारणीयता, ये सभी क्या है, एक महत्वपूर्ण विषय होते हैं। तो किसी भी अर्थव्यवस्था में हो रही आर्थिक क्रिया दीर्घकाल में 2 प्रकार के परिवर्तनों को जन्म देती है। एक होता है आर्थिक समृद्धि और एक होता है आर्थिक विकास। तो आर्थिक समृद्धि जिसको कि हम कह रहे हैं इकोनॉमिक ग्रोथ, और आर्थिक विकास को कह रहे हैं डेवलपमेंट। तो ग्रोथ का मतलब होता है सिर्फ बढ़ते जाना, समग्र विकास की बात करेंगे तो वो डेवलपमेंट में आएगी। तो आर्थिक समृद्धि को देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, समग्र चरों जैसे कि राष्ट्रीय आय, सकल घरेलू उत्पाद, नेशनल इनकम, जीडीपी, प्रति व्यक्ति आय में परिवर्तन से मापा जा सकता है। ऐसे परिवर्तनों को हम आर्थिक समृद्धि कहते हैं। मतलब इसको हम क्या कर रहे हैं, मापा जा सकता है। और आर्थिक विकास यानी कि अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो आर्थिक समृद्धि से संबद्ध परिवर्तनों के साथ जब हम अर्थव्यवस्था में गुणात्मक परिवर्तन व मानवीय सरोकार जैसे कारकों को शामिल करते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, आर्थिक विकास कहते हैं। मतलब गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों चीज़ है यहाँ पे। गुणात्मक परिवर्तन तो चाहिए ही चाहिए, साथ में मानवीय सरोकार भी उसमें होना चाहिए। तो दोनों को जब हम मिला देंगे तो ये हो जाता है आर्थिक विकास। तो सिर्फ मापने योग्य चीज़ मतलब जिसमें थी वो राष्ट्रीय आय, जीडीपी, प्रति व्यक्ति आय, ये थी आर्थिक समृद्धि। लेकिन जब मात्रात्मक गुणात्मक दोनों की बात हो तो वो होता है आर्थिक विकास। अभी आगे एक कंपैरेटिव चार्ट में बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आर्थिक समृद्धि को आर्थिक विकास के एक भाग के रूप में देखा जा सकता है। आर्थिक विकास की धारणा आर्थिक समृद्धि की धारणा से अधिक व्यापक होती है, जहाँ आर्थिक समृद्धि केवल परिमाणात्मक परिवर्तन यानी कि सिर्फ मात्रात्मक परिवर्तन की बात करता है। ये जो परिमाण है, ये इसका मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ मात्रात्मक, कैलकुलेटिव हम अप्रोच इसमें अपना रहे हैं, तो ये मात्रात्मक परिवर्तन की बात कर रहा है। जबकि जब हम आर्थिक विकास की बात करते हैं तो ये परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। मतलब क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों प्रकार का जब होगा तो हम इसको कहेंगे आर्थिक विकास। तो आर्थिक समृद्धि वस्तुनिष्ठ है, जबकि आर्थिक विकास जो है वो व्यक्तिनिष्ठ है। आर्थिक विकास तभी कहा जाएगा जब जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो। आपके पास कितना भी पैसा है लेकिन आपका स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सब पूरा बैंड बजा हुआ है इसका, तो इसको हम आर्थिक विकास नहीं कहेंगे। आर्थिक समृद्धि चाहे कितनी भी महत्वपूर्ण क्यों ना हो, लेकिन स्वयं में साध्य नहीं हो सकती। साध्य होता है लक्ष्य हमारा, और साधन होता है जिसके द्वारा वह लक्ष्य प्राप्त किया जाता है। तो आर्थिक समृद्धि चाहे कितनी भी महत्वपूर्ण क्यों ना हो, स्वयं में एक साध्य नहीं हो सकती। हमारा अल्टीमेट गोल यही नहीं है।
आर्थिक विकास के लिए आर्थिक समृद्धि आवश्यक है तथा यह आर्थिक विकास की प्राप्ति में मददगार सिद्ध होगा, परंतु आर्थिक समृद्धि की तीव्र दर आवश्यक रूप से यह सुनिश्चित नहीं करेगी कि आर्थिक विकास भी ऊंचा हो। आर्थिक विकास के मुख्य लक्ष्य है कि कुपोषण, बीमारी, निरक्षरता, बेरोजगारी, विषमता आदि को प्रगतिशील रूप से कम करना और अंतिम रूप में समाप्त करना। आर्थिक विकास एक विस्तृत अवधारणा है जो कि अपने में आर्थिक समृद्धि, सामाजिक क्षेत्र विकास, समावेशी विकास को सम्मिलित करते हुए है। तो किसी भी देश की अगर हम आर्थिक समृद्धि की बात करते हैं कि उसका जीडीपी रेट बहुत अच्छा है और इकोनॉमी बहुत अच्छी है, लेकिन इससे ये नहीं हम सुनिश्चित हो सकते हैं कि उसमें आर्थिक विकास भी अच्छा होगा। मतलब क्या हर व्यक्ति को लाभ मिल रहा है, क्या वहाँ कुपोषण, बीमारी, निरक्षरता, बेरोजगारी ये सब नहीं है, तो वो आर्थिक विकास नहीं होगी। यहाँ देखेंगे आर्थिक समृद्धि यानी इकोनॉमिक ग्रोथ को ऐसी प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, ऐसी प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें कि किसी देश की वास्तविक राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय दीर्घ अवधि तक वृद्धि होती है। आर्थिक समृद्धि की माप राष्ट्रीय आय में वास्तविक वृद्धि के रूप में की जाती है, न केवल मौद्रिक आय अथवा सांकेतिक राष्ट्रीय आय में वृद्धि के रूप में। दूसरे शब्दों में वृद्धि वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि के रूप में होनी चाहिए। जो वृद्धि है वो वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन की वृद्धि के रूप में होनी चाहिए, केवल विद्यमान वस्तु की बाजार कीमत के रूप में नहीं। तो आर्थिक समृद्धि को एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें कि किसी देश की वास्तविक राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में दीर्घ अवधि की वृद्धि होती है। इसमें अगर वृद्धि होगी तो वो इकोनॉमिक ग्रोथ कहलाएगा। तो न केवल मौद्रिक आय अथवा सांकेतिक राष्ट्रीय आय वृद्धि के रूप में, मतलब वृद्धि वस्तु और सेवा उत्पादन दोनों में होना चाहिए। कुछ अर्थशास्त्रियों के अनुसार आर्थिक समृद्धि एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें कि किसी अर्थव्यवस्था का सकल घरेलू उत्पाद मतलब कि जीडीपी लगातार दीर्घकाल तक बढ़ता रहता है। इस संदर्भ में सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी जो है और सकल घरेलू उत्पाद मतलब जीडीपी में अंतर का ध्यान रखना जरूरी है। अब हम बहुत बार पढ़ चुके थे जीडीपी, इसमें हम पढ़े थे कि एक हमारी भौगोलिक सीमा है, उसके अंदर निवासी हैं, गैर निवासी हैं, मार्केट प्राइस है और उसमें जो भी अंतिम वस्तु और सेवा का योग हो रहा है वो था हमारा जीडीपी। और जब हम उसमें जीएनपी कहते हैं तो डी को जब हम एन से, तो हमने कहा था ओनली नागरिक, ठीक है, ओनली नागरिक। जब भी एन आ जाएगा तो ओनली नागरिक, तो मतलब इसके अंदर रहने वाले जो है एक भौगोलिक सीमा में। तो जीएनपी की जब बात आती है तो इसमें ओनली नागरिक हो जाता है, तो ये अंदर हो चाहे बाहर हो, लेकिन ये सिर्फ नागरिक होने चाहिए। ये वाला उदाहरण हम देखे थे। तो इस संदर्भ में सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी और सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में अंतर का ध्यान रखना जरूरी है, इसलिए सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि की बात करना अधिक तर्कसंगत है। राष्ट्रीय आय में अल्पकालीन, मौसम या अस्थायी वृद्धि को आर्थिक समृद्धि नहीं मानी जानी चाहिए। मान लीजिए कोई अल्पकालीन या मौसमी कुछ अनुकूल वातावरण आता है और उस समय अचानक से हमारी आय में वृद्धि हो जाती है, तो उसे आर्थिक समृद्धि नहीं मानेंगे। लेकिन आर्थिक समृद्धि को उपयुक्त तौर से परिभाषित करना सही नहीं है। इसका कारण यह है कि यदि जनसंख्या की वृद्धि सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि की तुलना में अधिक होती है तो प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद में गिरावट होगी। हम इसे आर्थिक समृद्धि नहीं कह सकते। बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ साथ प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जनसंख्या हमारी 140 करोड़ की हो गई और प्रति व्यक्ति आय हम देख रहे हैं तो 1 लाख से भी कम है, तो दोनों में वृद्धि होनी चाहिए, ठीक है। तो आर्थिक समृद्धि देश की वास्तविक राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की दीर्घ अवधि तक वृद्धि होना होता है, वस्तु और सेवा उत्पाद में वृद्धि होना। आर्थिक विकास देखते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास को समाज के भौतिक कल्याण। अब यहाँ हमको देखना है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों की बात होती है। तो सिर्फ पैसा ही नहीं बल्कि हमारा लाइफ स्टाइल भी जो है वो अच्छा होना चाहिए। तो समाज के भौतिक कल्याण में निरंतर वृद्धि के रूप में परिभाषित किया जाता है। राष्ट्रीय आय में वृद्धि के अलावा इसमें क्या क्या चीजें, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तन भी सम्मिलित होता है जो कि भौतिक उन्नति में योगदान देता है। इसमें संसाधनों की आपूर्ति जैसे कि पूंजी निर्माण की दर, जनसंख्या का आकार, बनावट, प्रौद्योगिकी, कौशल, कार्यकुशलता, जीवन स्तर में सुधार, अच्छी शिक्षा प्रणाली और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं सभी आते हैं। तो अपना स्वास्थ्य होना चाहिए, शिक्षा होना चाहिए, कौशल होना चाहिए, जीवन स्तर में सुधार होना चाहिए, अच्छी शिक्षा प्रणाली होनी चाहिए। आर्थिक विकास में आय के समान वितरण की अधिकतम सुनिश्चितता, रोजगार के अवसरों को अधिकाधिक सृजन करना और निर्धनता उन्मूलन। अभी देखिए जो भी प्रोटेस्ट हो रहा है इसमें सबसे बड़ी समस्या तो यही है ना, रोजगार के अवसर हमको नहीं मिल रहे। जो भी यूथ है, हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है, वो उस रोजगार के अवसरों से परे है। इतनी ज़्यादा जनसंख्या है लेकिन सभी को उपलब्ध नहीं हो पा रहा। निर्धनता उन्मूलन के कार्यक्रमों को पूरा करने का भरपूर प्रयास किया जा रहा है। तो असंतोष तो इसमें लाजमी है आना। ऐसी स्थिति में यदि इतनी बड़ी जनसंख्या है और
रोजगार के अवसर नहीं होंगे। अब केवल सकल घरेलू उत्पाद या सकल राष्ट्रीय उत्पाद तक सीमित न रह करके, देखिए महबूब उल हक थे अर्थशास्त्री, जिन्होंने कहा था कि विकास की प्रमुख समस्या गरीबी की सबसे भयानक किस्मों पर सीधा प्रहार करना है। गरीबी, भुखमरी, बीमारी, अशिक्षा, बेरोजगारी और असमानताओं जैसी समस्याओं का उन्मूलन करना है। ठीक है, इसके उन्मूलन के बिना हम आर्थिक विकास के बारे में नहीं कह सकते। तो देखिए परंपरागत विचारधारा क्या था कि यह विचारधारा आर्थिक विकास को आर्थिक समृद्धि के रूप में, यानी सिर्फ अगर आपकी इकोनॉमी बढ़ रही है, आय बढ़ रही है, तो हम कह देते थे, क्या कह देते थे कि आर्थिक विकास हो रहा है। ठीक है, ये पुरानी अवधारणा है जिसमें कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद एवं सकल घरेलू उत्पाद, मतलब कि GDP और GNP, सकल राष्ट्रीय उत्पाद और सकल घरेलू उत्पाद 5 से 7% अगर प्रतिवर्ष की दर से बढ़ रहा है और उत्पादन एवं रोजगार संरचना में इस प्रकार का परिवर्तन हो कि उसमें कृषि का हिस्सा कम होता जाए और विनिर्माण क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र का हिस्सा बढ़ता जाए, मतलब कि प्राइमरी कृषि वाला कम होता जाए और सेकेंडरी और टर्शरी अगर बढ़ता जा रहा है, सेवा और विनिर्माण बढ़ता जा रहा है, उसको हम मान लेते थे। और इस विचारधारा में कृषि के स्थान पर औद्योगिकरण पर बल दिया जाता है। तो गरीबी निवारण, आर्थिक असमानताओं में कमी और रोजगार अवसरों में वृद्धि जैसे उद्देश्यों को बहुत ही अधिक महत्ता नहीं दी जाती थी यहाँ पे। तो ये है हमारा परंपरागत विचारधारा। तो परंपरागत विचारधारा हमने देख लिया, पुरानी विचारधारा थी। अब देखते हैं आर्थिक विकास की नई विचारधारा। 8वें दशक में आर्थिक विकास की संकल्पना को पुनः परिभाषित किया गया। तो किस प्रकार से पुनः परिभाषित किया गया है, देखते हैं। विकास का मुख्य उद्देश्य सिर्फ आय पर डिपेंडेंट नहीं था। फिर हम देखते हैं गरीबी, असमानता, बेरोजगारी के निवारण को भी मुख्य उद्देश्य बनाया गया और इस दौर में पुनर्वितरण के साथ समृद्धि का नारा दिया गया। इस संदर्भ में चार्ल्स पी किंडलबर्गर और ब्रूस हैरिक का यह कथन महत्वपूर्ण है कि आर्थिक विकास की परिभाषा लोगों के भौतिक कल्याण के सुधार के रूप में ही की जाती है, जबकि किसी देश में खासकर कम आय वाले लोगों की भौतिक कल्याण में बढ़ोतरी होती है। तो जनसाधारण को अशिक्षा, बीमारी और छोटी उम्र में मृत्यु के साथ साथ गरीबी से छुटकारा मिलता है। तो किसी भी देश के आर्थिक विकास के मापक के रूप में हम वास्तविक प्रति व्यक्ति आय को ले सकते हैं। यदि इसमें वृद्धि के साथ जीवन की गुणवत्ता में सुधार होता है, निर्धनता, भुखमरी में कमी होती है एवं साक्षरता एवं जीवन प्रत्याशा में वृद्धि हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में प्रति व्यक्ति वास्तविक आय को वृद्धि को आर्थिक विकास का सूचक माना जा सकता है। तो मतलब आय में, गुणवत्ता में, जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि हो और निर्धनता, भुखमरी में कमी होना और साक्षरता और जीवन प्रत्याशा में वृद्धि होना, इन सबको मिलाकर के हम आर्थिक विकास मान सकते हैं। अब ये बहुत ही सुंदर चार्ट दिया, मान लीजिए रिवीजन कर रहे हैं और पूरा हम नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ ये चार्ट देखेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। तो आर्थिक समृद्धि यानी इकोनॉमिक ग्रोथ और आर्थिक विकास में देखते हैं कि क्या अंतर है। तो यहाँ बोल रहा है कि आर्थिक समृद्धि से अभिप्राय क्या है कि देश में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में वास्तविक वृद्धि हो और इसके लिए सकल घरेलू उत्पाद, राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय, ठीक है, इनमें अगर वृद्धि होगी तो हम मान जाएंगे कि आर्थिक समृद्धि हो रही है। जबकि आर्थिक विकास में आय, बचत एवं निवेश में परिवर्तनों के साथ साथ आय भी हो, बचत हो, निवेश हो, उसके साथ साथ देश के सामाजिक आर्थिक ढांचे में भी प्रगतिशील परिवर्तन होना चाहिए और इसमें संस्थागत प्रौद्योगिकी परिवर्तन, सामाजिक आर्थिक परिवर्तन शामिल है। तो इसमें सिर्फ आय, बचत और निवेश की ही वृद्धि नहीं बोल रहा है, इसमें सोशियो इकोनॉमिक भी ग्रोथ कह रहा है। तो पहला अंतर तो यही हो गया कि वास्तविक वृद्धि हम तभी कहेंगे जब वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में वास्तविक वृद्धि हो, और यहाँ पे हम तब कह रहे हैं जब सामाजिक आर्थिक ढांचा जो है हमारा प्रगतिशील है। तो ये हम पढ़े हैं अर्थ क्या हुआ, समृद्धि और विकास का अर्थ क्या है, अर्थ को समझे। अब देखते हैं कारक। तो कारक में आर्थिक समृद्धि का संबंध सकल घरेलू उत्पाद के किसी भी घटक जैसे कि उपभोग, सरकारी व्यय, निवेश, शुद्ध निर्यात में उत्तरोत्तर वृद्धि से है। तो जीडीपी को बढ़ाने वाले जितने भी फैक्टर होंगे वो अगर बढ़ेंगे, जैसे उपभोग बढ़ रहा है, सरकारी व्यय बढ़ रहा है, निवेश बढ़ रहा है, शुद्ध निर्यात में अगर वृद्धि हो रही है, तो हमारा ये आर्थिक समृद्धि बढ़ेगा। आर्थिक विकास का संबंध मानव पूंजी में वृद्धि, असमानता में कमी। असमानता, जैसे ऑक्सफैम की जो हम रिपोर्ट देखे थे उसमें हम देखे थे कि भारत में बहुत ज़्यादा क्या है, असमानता है। मतलब बड़े बड़े पूंजी वर्ग के लोगों के पास 90% से ज़्यादा संपत्ति है, जो गरीब है उनके पास 10% के आसपास ही संपत्ति है। तो असमानता में कमी आनी चाहिए और संरचनात्मक परिवर्तन होना चाहिए, जिससे कि लोगों की जीवन की गुणवत्ता में सुधार होता है। तो कारक क्या है आर्थिक समृद्धि का? संबंध सकल घरेलू उत्पाद के किसी घटक जैसे कि उपभोग, सरकारी व्यय, निवेश, शुद्ध निर्यात में उत्तरोत्तर वृद्धि से है, जबकि आर्थिक विकास का संबंध मानव पूंजी में वृद्धि से है
असमानता में कमी से है और संरचनात्मक परिवर्तनों से है, ताकि लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो सके। माप देखते हैं, जब भी आर्थिक समृद्धि हम जान रहे हैं मात्रात्मक है, जबकि ये मात्रात्मक गुणात्मक दोनों है। तो अगर इसको मापना होगा तो आर्थिक समृद्धि को हम जब भी मापते हैं तो हम माप रहे हैं इसको प्रति व्यक्ति आय से, सकल घरेलू उत्पाद से। तो वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद और प्रति व्यक्ति आय अगर हम इसमें वृद्धि हो रही है तो हम मानेंगे कि ग्रोथ हो रहा है। जबकि यहाँ पे हम देखते हैं कि गुणात्मक माप है, तो मानव विकास सूचकांक मतलब कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अगर होता है, साक्षरता दर, जीवन प्रत्याशा, बेरोजगारी की दर, वैश्विक भोग सूचकांक, वैश्विक खुशहाली सूचकांक आदि का प्रयोग किया जाता है। मतलब कि ओवरऑल जो है ग्रोथ हो रहा है कि नहीं, डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं, कि गुणात्मक मानव विकास सूचकांक जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का कंसेप्ट आया था उसके बारे में बात होती है, बेरोजगारी के बारे में बात होती है, गरीबी के बारे में बात होती है, और ये खुश है कि नहीं। ठीक है, खुशहाली इंडेक्स में बताएंगे कि 147 देश में हमारा क्या रैंक है, कमेंट करके बताएंगे रैंक क्या है हमारा खुशहाली सूचकांक में अभी 2026 का। प्रभाव देखिए, आर्थिक समृद्धि अर्थव्यवस्था में मात्रात्मक परिवर्तन लाती है, आर्थिक विकास अर्थव्यवस्था में मात्रात्मक परिवर्तन के साथ साथ गुणात्मक लाती है। तो यहाँ मात्रात्मक क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों है, और जबकि यहाँ पे सिर्फ क्या है, क्वांटिटेटिव है। यहाँ पे सिर्फ क्वांटिटेटिव है, ये क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव दोनों की बात करता है। प्रासंगिकता देखते हैं, सकल घरेलू उत्पाद अथवा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि पर प्रकाश डालता है, जबकि ये जीवन की गुणवत्ता में उन्नति की बात करता है। यह एक संकीर्ण अवधारणा है, यह एक व्यापक अवधारणा है, क्योंकि ये सामाजिक, आर्थिक, गरीबी, बेरोजगारी, जीवन की गुणवत्ता, शिक्षा सबकी बात कर रहा है। और ये सिर्फ क्या बात कर रहा है, आय, ये जितने इसके मापक है उसकी बात करता है। समय अवधि देखिए, अल्पकालीन प्रक्रिया है, निश्चित समय अवधि के लिए होता है, जबकि ये दीर्घकालीन, एक ही दिन में किसी कहीं गरीबी नहीं दूर हो जाएगा, एक ही दिन में शिक्षा नहीं दे दी जाएगी, एक ही दिन में सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो सकता। तो ये एक लंबी प्रक्रिया है, जबकि ये एक शॉर्ट टर्म है। यह एक स्वचालित प्रक्रिया है, यह एक निर्देशित प्रक्रिया है, ये अपने से होने वाला है। जबकि एक निर्देशित है, इसके लिए आपको एफर्ट लगाने पड़ेंगे, निर्देश देने पड़ेंगे, ठीक है, तब ये होगा। तो इसमें से कुछ भी नहीं याद रहता है, तो मात्रात्मक, गुणात्मक किस किस चीज़ से नापना है, बेरोजगारी, शिक्षा, ये सब याद होना चाहिए। जीडीपी और प्रति व्यक्ति आय याद रहना चाहिए, तो फिर इससे काम बन जाएगा। आगे आते हैं, इंट्रा जनरेशन और इंटर जनरेशन इक्वालिटी क्या होता है, इक्विटी क्या होता है, अंतर पीढ़ी साम्यता के मुद्दे क्या होते हैं। तो ये देखिए, 1991 के आर्थिक सुधारों के पश्चात देश में आर्थिक समृद्धि में वृहद सुधार देखा गया है, जहां उदारीकरण के पूर्व जीडीपी की उच्चतम वृद्धि दर 3.5% थी, वहीं सुधार के पश्चात ये कितनी हो गई, 9% हो गई। एलपीजी जो सुधार हुआ उसके बाद हमारी जो जीडीपी वृद्धि दर थी वो 9% हो गई। पिछले 3 दशक में समृद्धि, समावेशी और विकास संपोषणीय होने को लेकर के प्रश्न उठ रहे हैं कि भाई समावेशी सबका विकास हो रहा है कि नहीं। ऐसा तो नहीं है पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल है, जनसंख्या है, केवल उन्हीं का विकास हो रहा है और हम कुछ वर्गों को छोड़ दे रहे हैं, जैसे कि लैंगिक, वर्गीय, क्षेत्रीय या फिर अन्य आधार पर कुछ भेदभाव कर रहे हैं और जो भी लाभ है उसको सभी को वितरित नहीं कर पा रहे हैं। तो हम देखते हैं कि संपोषणीय विकास जो है आर्थिक समृद्धि और सामाजिक कल्याण के मध्य साम्यता करके पर्यावरण संरक्षण और मानव कल्याण को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। कौन, संपोषणीय विकास। और इंट्रा जनरेशन इक्विटी, देश के सुदूर क्षेत्रों में शिक्षा के अवसरों की कमी, क्या क्या मुद्दे हैं इसमें, अंतर पीढ़ी के स्तर पर साम्यता के मुद्दे क्या क्या हैं, देश के सुदूर क्षेत्रों में शिक्षा के अवसरों की कमी, महिलाओं का विभिन्न आर्थिक गतिविधियों से अपवंचन, देश के में आर्थिक अवसरों का असमान वितरण और बढ़ती हुई बेरोजगारी। तो बढ़ती हुई बेरोजगारी कब होगी, जब आर्थिक अवसरों का क्या होगा, असमान वितरण होगा, किसी को मिल रहा है किसी को नहीं मिल रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है। स्वास्थ्य संसाधनों तक सीमित पहुंच, हेल्थ की सुविधा कुछ ही वर्गों को है और बाकी सभी वर्गों को नहीं है। डिजिटल अवसंरचना में कमी, गाँव में देख रहे हैं कि हम वाईफाई की अवेलेबिलिटी है या फिर हमको सुविधा है और बाकी गांव में नहीं है और शहरों में है, तो ये भी समावेशी नहीं होगा। औपचारिक वित्तीय संसाधनों तक सीमित पहुंच, वित्तीय संसाधनों तक भी सीमित पहुंच है। तो ये सब मुद्दे हैं। और इश्यूज ऑफ इंटर जनरेशन इक्विटी क्या है, पर्यावरण की उपेक्षा कर आर्थिक समृद्धि पर अधिक बल देना, हमको पर्यावरण का अंधाधुंध दोहन कर रहे हैं, जल की गुणवत्ता उपलब्धता में कमी आ रही है और अत्यधिक उपभोग की प्रवृत्ति, मतलब बहुत ज़्यादा हम मटेरियलिस्टिक हो चुके हैं। तो ये सब मुद्दे हैं, एक तो है इंटर जनरेशन इक्विटी है और एक इंटर जनरेशन इक्विटी है। अब आते हैं आर्थिक समृद्धि एवं आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो प्राकृतिक संसाधन देखते हैं, किसी भी अर्थव्यवस्था के विकास को प्रभावित करने वाले सबसे पहले तो भूमि होती है, क्षेत्र की मिट्टी की गुणवत्ता, वन संपदा, खनिज एवं तेल संसाधन, अच्छी जलवायु, अच्छी नदी प्रणाली, ये सब इसमें शामिल होती है। तो संसाधन आवश्यक है, संसाधन के बिना तो हम कुछ हैं ही नहीं। तो संसाधन में हमारी भूमि भी है, वन भी है,
मिट्टी भी है, खनिज तेल भी है, ठीक है, जलवायु है, ये सब हमारे संसाधन है। आर्थिक समृद्धि के लिए प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता एवं उनका गुणवत्तापूर्ण होना अनिवार्य है, लेकिन अच्छे प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता आर्थिक समृद्धि के लिए आवश्यक शर्त नहीं है। कुछ ऐसे देश भी हैं जहाँ पे प्राकृतिक संसाधनों का अभाव है ही नहीं प्राकृतिक संसाधन, लेकिन उन्होंने इतना उत्साह दिखाया, जैसे कि स्विट्जरलैंड के पास पर्याप्त प्राकृतिक संसाधन नहीं था, न ही भौतिक पर्यावरण अनुकूल है, फिर भी उस राष्ट्र ने बहुत उन्नति की है। और प्रति व्यक्ति आय तथा संपत्ति अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी जैसे विकसित देशों की तुलना में कम नहीं है उसके पास। तो स्विट्जरलैंड का एग्जाम्पल दिया है ये यहाँ पे कि किस तरीके से उसने विकास किया। पूंजी निर्माण, देखिए किसी भी अर्थव्यवस्था में आर्थिक समृद्धि के लिए पूंजी निर्माण एक आवश्यक महत्वपूर्ण कारक है। प्रायः जब राष्ट्रीय आय का एक बड़ा अंश बचाकर पुनः निवेश किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ बचत ही पूंजी निर्माण का वो कारण नहीं है। हम बचत कर ली और कहेंगे पूंजी निर्माण कर रहे हैं तो ये सही नहीं है, बल्कि इन्वेस्टमेंट, जब आप कोई बचत करते हैं तो उसका इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कि नहीं, वह पूंजी पुनः उत्पादन योग्य है कि नहीं, तो पुनः निवेश किया जाता है तो आर्थिक विकास की गति तेज होती है। वस्तुतः पूंजी निर्माण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी समुदाय की बचतों का पूंजीगत वस्तुओं जैसे कि संयंत्र, भूमि, मशीनों के निवेश के लिए प्रयोग किया जाता है, जिससे कि देश की उत्पादक क्षमता, श्रमिकों की कुशलता में वृद्धि होती है। तो कहीं पे भी हम अगर बचत करते हैं तो उसको अगेन जो है हमें पूंजीगत उसमें निवेश करना होगा, ताकि उससे फिर से उत्पादन हो सके, जनरेट हो सके। तो पूंजी निर्माण राष्ट्र की उत्पादन क्षमता में उल्लेखनीय वो लाता है, क्योंकि हम हॉस्पिटल बनाएंगे, सड़क बनाएंगे, कोई उत्पादन विनिर्माण सेक्टर में निवेश करेंगे, तो पूंजी निर्माण अगर हम कर रहे हैं तो उल्लेखनीय वृद्धि आएगा। कहाँ? उत्पादन क्षमता में। तो केवल बचत को ही पूंजी निर्माण नहीं कहा जा सकता, केवल बचत करके हम पूंजी निर्माण नहीं कर सकते। किसी भी अर्थव्यवस्था में बचत का महत्व तभी है जब उस बचत का निवेश किया जाए। जिन देशों में पूंजी निर्माण की दर उच्च रही है उन्होंने अपेक्षाकृत तीव्र आर्थिक समृद्धि प्राप्त की है। भारत में 1970 के दशक में देखें तो पूंजी निर्माण की दर सकल घरेलू उत्पाद की मात्र 15% थी, जबकि पिछले कुछ वर्षों के दौरान पूंजी निर्माण की दर 30% से अधिक है। तो सुधार हो रहा है प्रतिदिन। पूंजी उत्पाद अनुपात क्या होता है? उत्पादन की प्रति इकाई पर लगने वाले पूंजी की मात्रा को पूंजी उत्पाद अनुपात कहा जाता है। उदाहरण के लिए यदि 1 इकाई उत्पादन पर पूंजी की 3 इकाई लगी हो, ठीक है, मान लीजिए कि 3 टन कोई चीज का उत्पादन करने में हमको 1 टन माल लग रहा हो, ठीक है, तो 1 इकाई के उत्पादन पर 3 इकाई लगे, इसको उल्टा कर देंगे, 3 इकाई हमें लग रहा है और उत्पादन हो रहा है 1 ही इकाई का, ठीक है, 1 ही इकाई का उत्पादन हो रहा है। मान लीजिए 3 टन कॉटन लग रहा है और 1 टन कपड़ा बन रहा है उससे, तो ये उत्पादन अनुपात क्या हो जाएगा? 3:1। इसके 2 रूप हो सकते हैं, औसत पूंजी उत्पाद, वर्धमान पूंजी उत्पाद। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में ICOR का कम होना लाभदायक और प्रगतिशील होता है। ऐसी स्थिति में कम पूंजी एवं निवेश से अधिक उत्पादन प्राप्त होता है। अब देखिए, कृषि का अभिक्रय अधिशेष क्या होता है? किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए कृषि उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि महत्वपूर्ण कारक है। देखिए, बड़े बड़े देश ना, जो भी विकसित देश हो गए हैं, चाहे USA हो, आपके कनाडा है, UK है, तो अगर कृषि का महत्व नहीं होता तो आज भी देखेंगे वो लोग कृषि में निवेश कर रहे हैं। इतने बड़े औद्योगिक केंद्र होने के बावजूद भी कृषि में निवेश करते हैं। बड़े बड़े फार्म हाउस होते हैं, उनके बड़े बड़े कृषि योग्य क्षेत्र होते हैं। तो कृषि का विक्रय अधिशेष क्या कर रहा है? किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए कृषि के उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि। उत्पादन क्या होता है कि मान लीजिए 1 टन उत्पादन हुआ, उत्पादकता होता है कि कितने क्षेत्र में हुआ। भाई 1 हेक्टेयर में ही हो रहा है कि हमको 20 हेक्टेयर लग जा रहे हैं उतने ही उत्पादन करने में। तो उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि दोनों ही महत्वपूर्ण कारक है, परंतु इससे भी अधिक महत्वपूर्ण है कि कृषि के विक्रय अधिशेष में वृद्धि। इस कृषि के विक्रय योग्य अधिशेष पर ही शहरी क्षेत्र के लोगों का गुजर बसर होता है। कि मान लीजिए कृषि हुआ, आपका 1 टन का उत्पादन हो रहा है और वहाँ पे यूज हो गया, जो लोग अभी यूज किए, तो उसमें आपका मान लीजिए कि 75% यूज हो गया और 25% बचा है, तभी तो ये सेल होगा, ये बाहर जाएगा, इसका विक्रय होगा, और इसी विक्रय के कारण जो शहर में जीवन यापन करते हैं उनकी रोजी रोटी चलती है। तो अधिशेष होना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि विक्रय के बाद भी हमारे पास बचा रहे। तो ध्यातव्य है कि जैसे जैसे कोई अर्थव्यवस्था विकास के पथ पर आगे बढ़ता है तो शहरी जनसंख्या के अनुपात बढ़ता जाता है, जिससे कि खाद्यान्नों की मांग बढ़ती जाती है। इस मांग को पूरा करने के लिए आवश्यक है कि अन्यथा विकास प्रक्रिया में बाधा आएगी। तो जितना हमारे पास उत्पादन हो रहा है उसमें अधिशेष होना जरूरी है, एक्स्ट्रा बचना जरूरी है, तभी तो विक्रय करने के बाद भी जो लोग उत्पादन कर रहे हैं, यूज होने के बाद भी विक्रय के लिए बचना आवश्यक है, तभी शहरी जनसंख्या का पेट पल पाएगा।
औद्योगिकरण की तीव्र वृद्धि दर, तीव्र आर्थिक समृद्धि के लिए औद्योगिकरण की दर भी उच्च होनी चाहिए। जैसे जैसे किसी देश में औद्योगिकरण का स्तर बढ़ता है, वैसे वैसे रोजगार के नए अवसरों का सृजन हो सकेगा और उसी अनुपात में उत्पादन में वृद्धि हो पाएगी। तो इसी के परिणाम स्वरूप सकल घरेलू उत्पाद भी बढ़ेगा। तो हमें क्या चाहिए? औद्योगिकरण में भी वृद्धि अत्यंत आवश्यक है। अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र की भूमिका, अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। वर्तमान में सेवा क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद का 50%, अब तो 60 हो गया है, लगभग 60% के आसपास सेवा क्षेत्र हो गया है। तो इससे क्या होता है? नए नए अवसरों का सृजन होता है और सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि होती है। तकनीकी उन्नति देखते हैं। आर्थिक समृद्धि को प्रभावित करने के लिए तकनीकी उन्नति अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर टेक्नोलॉजी आपके पास नहीं है तो आप अच्छी तकनीक से कार्य अच्छा उत्पादन नहीं कर पाएंगे। तो तकनीकी उन्नति प्राकृतिक संसाधनों का पूर्ण प्रयोग करने की योग्यता में सुधार लाती है। आर्थिक प्रणाली देखते हैं। आर्थिक समृद्धि दर अर्थव्यवस्था के स्वरूप पर निर्भर करता है। आज पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और निजी क्षेत्र के सहयोग एवं विदेशी, देखिए निजी का भी हमको सहयोग चाहिए और विदेशी निवेश की भी आवश्यकता है। तो अर्थव्यवस्था में संसाधनों की उपलब्धता बढ़ती है, इससे पूंजी निर्माण एवं निवेश में वृद्धि होगी, बैंकिंग बीमा क्षेत्र बढ़ेगा, मुद्रा बाजार बढ़ेगा और पूंजी बाजार में भी आर्थिक समृद्धि बढ़ती है। राजनीतिक कारक क्या है? कहीं पे भी आप व्यापार करने जा रहे हैं और वहाँ पे अगर हमको कोई भी इस्टेब्लिश करनी है तो वहाँ पे हमको ये भी चाहिए, राजनीतिक सपोर्ट भी चाहिए। ऐसा ना हो कि आए दिन हमने यहाँ पे कोई फैक्ट्री स्थापित कर ली है और यहाँ पे क्या है, राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं है, सपोर्ट नहीं है। आए दिन कोई ना कोई इसको डिस्ट्रॉय करने आ जाता है, वसूली करने आ जाता है और पारदर्शी नीतियाँ नहीं हैं, हम परेशान हो रहे हैं। तो हमारे लिए राजनीतिक कारक, प्रशासनिक पारदर्शिता, ये सब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मजबूत प्रशासन भी ज़रूरी है और राजनीतिक स्थिरता। तो एक स्थिर, शक्तिशाली, कुशल सरकार, ईमानदार प्रशासन, पारदर्शी नीतियाँ अगर होंगी और कुशलतापूर्वक लागू होगी तो भी निवेशकों का भी विश्वास बढ़ेगा। पता चला कि हम कुछ भी स्टैब्लिश करके आ रहे हैं कोई फैक्ट्री और फिर ना उसमें पारदर्शी नीतियां हैं और जब हम पूंजी बनाने लगे तो पता चला वह आके बार बार वसूली कर रहे हैं। तो निवेशकों को एक सुरक्षित वातावरण चाहिए, तो राजनीतिक स्थिरता आवश्यक है। विदेशी व्यापार की स्थिति और नीतियां क्या है? देखिए 1991 में उदारीकरण आया, निजीकरण आया, एलपीजी रिफॉर्म्स हुए। तो एलपीजी रिफॉर्म्स जब हुए तो भारतीय अर्थव्यवस्था का जुड़ाव विश्व की अन्य अर्थव्यवस्थाओं से हुआ। तो विदेशी व्यापार नीति, विदेशी निवेश, विदेशी मुद्रा भंडार और सकारात्मक भुगतान संतुलन भी आर्थिक समृद्धि की दर को प्रभावित करते हैं। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा पॉजिटिव होना चाहिए, बैलेंस ऑफ ट्रेड पॉजिटिव होना चाहिए, विदेशी निवेश यहाँ पे ज़्यादा हो और विदेशी मुद्रा भंडार भी हमारे पास ज़्यादा हो। तो विदेशी व्यापार की स्थिति और नीतियाँ प्रभावित करती हैं। मानव संसाधन देखिए, हमारे पास तो डेमोग्राफिक डिविडेंड बहुत ज़्यादा है। जनसंख्या एक महत्वपूर्ण कारक है। 140 करोड़ की आबादी हम लेके बैठे हैं, लेकिन इस आबादी में श्रम की उपलब्धि कितनी है? मतलब उत्पादन कार्य करने के लिए श्रम क्या है हमारे पास? तो श्रम शक्ति कार्यकुशल है अगर, तब तो ठीक है, सामर्थ्य उसका यूजफुल है। लेकिन यदि मानव शक्ति का युक्त उपयोग नहीं किया गया तो सभी व्यक्तियों को उत्पादक कार्यों में नहीं लगाया जाता और फिर मानव संसाधनों का प्रबंधन अकुशल और अनुपयुक्त तरीके से किया जाता है। तो वही लोग जो आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते थे वो अर्थव्यवस्था पे बोझ बन जाते हैं। आपके पास आदमी है लेकिन उसके पास रोजगार नहीं है तो वो क्या करेगा? बोझ बन जाएगा। तो मानव संसाधन को कार्यकुशल होना चाहिए और श्रम बल में भागीदारी उसकी होनी चाहिए। उद्यमशीलता निवेश के नए अवसरों का पता लगाने के लिए योग्यता की ओर संकेत देती है और इससे जोखिम उठाने तथा नई और बढ़ती हुई व्यावसायिक इकाइयों में निवेश करने की इच्छा में वृद्धि होती है। उद्यमशीलता मतलब स्वयं का कुछ करने के लिए उसके अंदर इच्छा हो। हमारा तो वैसे मान लीजिए देश जो है अभी विकसित नहीं हुआ है, पूंजी की कमी है, आधारिक संरचना का अभाव है, अकुशल श्रमिक है, तो प्राकृतिक संसाधनों की कमी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उद्यमशीलता की कमी है। तो उद्यमशीलता की अत्यधिक कमी के कारण हम निर्धन हैं। सामाजिक लागत क्या होता है? आर्थिक समृद्धि एवं आर्थिक विकास का एक अन्य निर्धारक होता है सामाजिक लागतों का प्रावधान। सरकार अपने नागरिकों को बेहतर आधारभूत संरचना तथा बेहतर सामाजिक सुविधाएं प्रदान करती है और अनेक सामाजिक एवं आर्थिक विकास के कार्यक्रमों का संचालन करती है। ऐसी सुविधाएं कार्यशील जनसंख्या को स्वस्थ, कुशल और उत्पादक बनाती है और ऐसे व्यक्ति अपने देश को आर्थिक रूप से आगे बढ़ाने में सहयोग देते हैं। तो सोशल वेलफेयर का वर्क है। ऐसे में देश को आगे बढ़ाने के लिए, आर्थिक रूप से सशक्तिकरण करने के लिए हमें सोशियो इकोनॉमिक वेलफेयर का कार्य करना पड़ता है। अब आते हैं अर्थव्यवस्था में सुधार के प्रकार। सुधार के कैसे प्रकार? अर्थव्यवस्था में सुधार के प्रकार देख रहे थे हम लोग, टाइप्स ऑफ रिकवरी इन इकोनॉमी। तो ये कई शेप की होती है, जैसे कि वी शेप्ड रिकवरी है, जेड शेप्ड रिकवरी है, एल शेप्ड है, डब्ल्यू शेप्ड है, के शेप्ड है। तो हम देखते हैं कि कब कब किस रिकवरी को कहा जाता है और क्यों कहा जाता है। तो पहला हम देख रहे हैं वी शेप्ड रिकवरी। तो वी शेप्ड रिकवरी का मतलब होता है कि यह एक प्रकार का
ऐसा आर्थिक सुधार होता है जिसमें कि आर्थिक मंदी और उसकी रिकवरी होती है। जैसे कि हमारा जीडीपी ऐसे बढ़ रहा था, अचानक जो है अर्थव्यवस्था में तेजी से गिरावट आ गई। गिरावट आई, लेकिन हमने क्या किया, रिकवर कर लिया और वापस से उसी लाइन पे चले गए और आगे बढ़ने लगे। तो ये वी शेप्ड रिकवरी है। तो इसमें क्या होता है, तेजी से गिरावट और तेजी से सुधार। मतलब हम गिरे लेकिन गिर के तत्काल संभल गए। तो ये होता है हमारा वी शेप्ड रिकवरी। इसे ग्राफ के माध्यम से समझाया गया है। तेजी से आर्थिक क्रियाकलाप में सुधार होता है और भारत अर्थव्यवस्था में वी शेप्ड का सुधार देखने को मिल रहा है। जैसे कोविड टाइम आया, मान लीजिए कि कोविड-19 का टाइम आया, उस समय अचानक से 2019, 20, 21 में रिकवरी मतलब हमारी आर्थिक अवस्था डाउन हुई, और लेकिन हमने फिर बाद में तुरंत रिकवरी कर ली और अभी 2024, 25, 26 में हमने फिर से ये वाली लाइन को प्राप्त कर लिया। तो ये वी शेप्ड रिकवरी है। देखते हैं जेड शेप्ड रिकवरी क्या होती है। तो जेड शेप्ड रिकवरी में भी गिरावट होती है। देखिए, ये जीडीपी था, हमारा आर्थिक ग्रोथ चल रही थी, हमने गिरावट किया, गिरावट करने के बाद वापसी की, और वापसी करने के बाद थोड़ा और अच्छा सुधार हुआ, और सुधार होने के बाद फिर वापस इस लाइन में आ गए। तो यह आशावादी परिदृश्य होता है। इसमें अर्थव्यवस्था में गिरावट के बाद तीव्रता से वृद्धि होती है। सामान्य स्थिति में वापसी से पूर्व गिरावट की तुलना में तेजी से वृद्धि होती है। जेड प्रकार का चार्ट दर्शाता है। तो इस हालात में सामान्य होने से अर्थव्यवस्था में सकारात्मक बदलाव आता है। तो गिरावट हुई, तेजी से सुधार हुआ और फिर से हम उस लाइन में पहुंच गए। तो ये जेड शेप्ड रिकवरी हो गई। अब देखते हैं यू शेप्ड रिकवरी। तो यू शेप्ड में क्या होता है कि इसमें ऐसा बहाली होती है कि अर्थव्यवस्था के गिरने, संघर्ष करने और फिर वापस अपने रास्ते में आने, यहाँ यू शेप बन जाता है। तो इस प्रवृत्ति में क्या होता है कि नौकरियों पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, लोगों की बचत में कमी देखने को मिलती है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कम वृद्धि दर के बाद भी यह धीरे धीरे सामान्य स्तर तक वृद्धि करती है। मतलब यहाँ पे गिरे, डाउनफॉल हुआ, उसके बाद संघर्ष किए, धीरे धीरे रिकवरी किए और फिर से वापस उसी स्टेज में पहुँच गए। तो ये हो गया यू शेप्ड रिकवरी। अब हम देखते हैं डब्ल्यू शेप्ड रिकवरी। तो डब्ल्यू शेप में क्या होता है कि अचानक से क्या होती है, अर्थव्यवस्था में गिरावट होती है। गिरावट होने के बाद हम वापस तो आ जाते हैं, लेकिन फिर क्या होता है, तत्काल फिर गिरावट होती है और फिर हम वापस आते हैं। तो ये ऐसे डब्ल्यू शेप का बन जाता है। तो रिकवरी में जोखिम होता है। जोखिम क्यों? क्योंकि एक बार सुधार हुआ फिर हम गिर गए। तो गिरावट भी हो रही है, वृद्धि हो रही है, दोनों हो रही है। तो इसमें रिकवरी के पूर्व ही पुनः गिरावट हो जाती है। रिकवरी के पुनः पूर्व ही, मतलब कि हम यहाँ पूरे पॉइंट तक नहीं पहुँच पाए, उससे पहले फिर गिर गए और फिर रिकवरी हुई। तो कोशिश किए सुधरने का, लेकिन फिर गिर गए और फिर, तो ये होता है कि डब्ल्यू शेप, जोखिम इसमें ज़्यादा होता है। अब आते हैं हम जेड एल शेप्ड। तो एल शेप्ड में क्या होता है कि अर्थव्यवस्था की सबसे खराब स्थिति है। हम यहाँ पे गिरे और गिरने के बाद उठ ही नहीं पाए, यहीं रह गए। ठीक है, यहीं पे एल शेप्ड रिकवरी। एल मतलब यहीं पे लेटे रह गए। ठीक है, यहीं से उठ ही नहीं पाए। तो ये लंबे समय तक रहता है और अर्थव्यवस्था में वर्षों के बाद भी वर्तमान जीडीपी स्तर हासिल नहीं हो पाता और अर्थव्यवस्था में स्थायी नुकसान, उत्पादन क्षमता में क्या हो जाता है, स्थायी नुकसान हो जाता है। इसकी रिकवरी नहीं हो पाती। तो ये एल शेप्ड की रिकवरी है। के शेप्ड की रिकवरी में क्या होता है, के शेप्ड अभी कोविड टाइम में बहुत ज़्यादा प्रचलन में था। इसमें क्या होता है कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग दर, समय, परिमाण में रिकवरी होती है। ये विभिन्न क्षेत्र, जैसे अलग अलग क्षेत्र हैं, आईटी सेक्टर अलग है, उद्योग सेक्टर अलग है। आप देखे होंगे कि कोविड टाइम में ऑनलाइन सेक्टर में, ऑनलाइन जो भी थे उसमें काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हुई, जबकि अन्य सेक्टर जैसे कि आप पर्यटन देख लीजिए, रेस्टोरेंट देख लीजिए, या फिर और कोई ऐसा था जिसमें कि हमको फिजिकली उपलब्ध होना था, तो ऐसे वाले सेक्टर डाउन में चल रहे थे। तो कुछ अप में चल रहे हैं, कुछ डाउन में चल रहे हैं, तो ऐसे के शेप्ड का बन जाता है। ठीक है, तो इसको के शेप्ड रिकवरी बोलते हैं। आगे देख लेते हैं एक बार। तेजी से रिकवरी करने वाले क्षेत्र, मतलब जब हम वापस आए कोविड-19 के बाद वापस आए, तो सूचना प्रौद्योगिकी को देखते हैं कि बहुत तेजी से रिकवर किया। आईटी सेक्टर, हर जगह तो डिजिटल ही चल रहा था। रिटेल सेक्टर, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सेवाएं, जबकि पर्यटन सेवाएं उतनी ज़्यादा रिकवरी नहीं कर पाई, धीमी गति से की। मनोरंजन सेवाएं, एंटरटेनमेंट, मतलब कि हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा जो सिनेमा हॉल्स थे वो काफ़ी समय तक बंद रहे। ठीक है, जबकि ऑनलाइन या ओटीटी प्लेटफॉर्म थे वो बहुत ज़्यादा चल रहे थे। तो ऐसी स्थिति में सूचना प्रौद्योगिकी, रिटेल और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सेवाएं जो है तेजी से रिकवरी करी, जबकि ये सारी सेवाएं धीमी रिकवरी करी। तो दोनों का जंक्शन बन जाता है और के शेप्ड इकोनॉमी की अर्थव्यवस्था बनती है। तो कुछ में रिकवरी तेजी से होती है, कुछ में कम की होती है। अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र जब एक साथ चलते हैं तो डाइवर्जन के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि के अक्षर के समान दो भुजाएं मिलती जुलती हुई शेप बन जाती है। और उस समय देखने को मिलता है जब कुछ क्षेत्र अत्यधिक तीव्र गति से रिकवरी करते हैं और कुछ जो है धीमी गति से रिकवरी करते हैं। अब आते हैं सूचकांक। देखिए सूचकांक, कुछ महत्वपूर्ण सूचकांक है यहाँ पे। देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण सूचकांक कौन कौन से हैं। जैसे कि वैश्विक भूख सूचकांक है, जो कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स
अभी का हमको इसमें देखना पड़ेगा रिपोर्ट, क्योंकि ये पुराना है। 2026 की स्थिति में क्या है, इसमें कौन कौन से मानक उपयोग होते हैं। तो ये होता है अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड मोर्टेलिटी, चाइल्ड स्टंटिंग और चाइल्ड वेस्टिंग। अंडर नरिशमेंट मतलब कि जितना उसको पोषण मिलना चाहिए था उसकी तुलना में कम मिला है। बाल मृत्यु दर, ठीक है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। चाइल्ड स्टंटिंग मतलब जिसको बौनापन कहते हैं, कि आयु के अनुपात में बच्चा क्या है, छोटा है। और लंबाई के अनुपात में कम वजन, मतलब कि लंबाई तो बहुत ज़्यादा है लेकिन वजन कम है। तो ऐसी स्थिति में इसको वेस्टिंग कहते हैं और इसको स्टंटिंग कहते हैं। इन सभी को मिला जुला करके हम बनाते हैं, कुपोषण का पूरा डाटा तैयार होता है। और ग्लोबल हंगर रिपोर्ट में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की स्थिति हमको बताई जाती है। ये हमको करंट का देखना है, क्योंकि 2026 का देखना है। इसमें ये पुराने दिए गए आंकड़े 0 से लेकर 100 तक होते हैं और उसी के हिसाब से रैंकिंग तैयार होती है। फिर सामाजिक प्रगति सूचकांक है, देखिए सोशल प्रोग्रेस इम्पेरेटिव के द्वारा सामाजिक प्रगति सूचकांक प्रकाशित किया जाता है। ये जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स वाला है उसमें 2026 का डाटा शायद अभी नहीं आया होगा, लेकिन फिर भी आने ही वाला होगा। 127 देशों में भारत का 102 रैंक था लास्ट ईयर 2025 में। इसी को अपडेट करना होगा 102 से अभी कितना होता है 2026 में, तो इसको अद्यतन करते चलना है डाटा को। ये है सामाजिक प्रगति सूचकांक, सोशल प्रोग्रेस इम्पेरेटिव के द्वारा सामाजिक प्रगति सूचकांक। तो इसमें क्या क्या आता है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, तो देखिए आती हैं मानव की बुनियादी आवश्यकताएं, पोषण और बुनियादी चिकित्सा, मतलब न्यूट्रिशन और मेडिकल केयर मिल रहा है कि नहीं, पानी साफ सफाई की व्यवस्था कैसी है, वाटर सैनिटेशन, शेल्टर, पर्सनल सेफ्टी है कि नहीं है। फिर सुख के आधार देखिए क्या क्या, एक्सेस टू बेसिक नॉलेज तक सबकी पहुंच है कि नहीं, सूचना एवं संचार साधनों तक पहुंच है कि नहीं, स्वास्थ्य एवं कल्याण तक है कि नहीं, पर्यावरणीय गुणवत्ता कैसी है। तो इन सब मामलों में थोड़ा सा हमारी स्थिति, IQ इंडेक्स देखिए हमेशा बढ़ रहा है। स्वास्थ्य एवं कल्याण तक सबकी पहुंच, बुनियादी ज्ञान तक पहुंच बोल रहा है। व्यक्तिगत सुरक्षा, पर्सनल सेफ्टी भी, इसमें क्रिमिनल गतिविधियां कितनी होती हैं उस पर डिपेंड करता है। फिर अवसर देखिए, अपॉर्चुनिटी, व्यक्तिगत अधिकार, पर्सनल राइट्स, पर्सनल फ्रीडम एंड चॉइस, इंक्लूसिवनेस मतलब सभी को मिल रहा है कि नहीं, सभी वर्ग, सभी समुदाय, सभी लिंग के लोगों को लाभ मिल रहा है कि नहीं, और उन्नत शिक्षा तक पहुंच, एक्सेस टू एडवांस एजुकेशन। सामाजिक प्रगति सूचकांक में आर्थिक समृद्धि के साथ साथ सामाजिक विकास पर भी बल दिया जाता है। तो सामाजिक प्रगति सूचकांक सिर्फ आर्थिक विकास नहीं है कि लोगों की आय कितनी है, इसमें सारी चीज़ों को देखा जाता है, उनकी सफाई, उनकी सुरक्षा, उनका स्वास्थ्य, उनके संचार की सुविधा, उनकी स्वतंत्रता और समावेशी विकास। मानव विकास देखिए क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव विकास के सभी मानवीय विकल्पों तथा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक क्षेत्रों का विस्तार। मतलब मानव विकास का केवल एक चीज से हम आकलन नहीं कर सकते, इसमें ये मानव है, इसमें देखिए ज्ञान, बेहतर जीवन का स्तर होना चाहिए, समानता एवं सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना, मानव सुरक्षा एवं अधिकार, पर्यावरणीय स्थिरता, स्वस्थ दीर्घ आयु होनी चाहिए, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन में भागीदारी का अवसर मिलता है कि नहीं, कि पता चला कि एक ही पर्टिकुलर फैमिली बैकग्राउंड के लोग पॉलिटिक्स में जा रहे हैं, सभी को अवसर है कि नहीं, सीधे मानव क्षमताओं को बढ़ाना और मानव विकास की परिस्थितियों का निर्माण करना। तो मानव विकास की परिस्थिति देना भी दायित्व है, क्योंकि आप किसी को परिस्थिति नहीं दे रहे हो और उससे आशा कर रहे हो कि उसमें विकास होगा और वो बिना संसाधन के ही पहुंच जाएगा, उसकी क्षमता का विकास होगा, तो ऐसा नहीं है। तो मानव विकास देखिए आवश्यक क्यों है, मानव विकास साध्य है, उद्देश्य है, जबकि आर्थिक समृद्धि मात्र एक साधन है। मतलब किसी भी चीज़, आय अगर बढ़ती है तो आय बढ़ाना हमारा उद्देश्य थोड़ी है, उद्देश्य तो हमारा मानव विकास है, क्योंकि मानव विकास ऊंची उत्पादकता के साधन है, अच्छी तरह से पोषित, स्वस्थ, शिक्षित, कुशल, सतर्क श्रम शक्ति सर्वाधिक महत्वपूर्ण उत्पादक परिसंपत्ति है। आज देखिए जो प्रोटेस्ट चल रहा है, ठीक है, तो मानव विकास कहीं ना कहीं इम्पेयर हुआ है, उसको रोजगार नहीं है, स्वास्थ्य तक पहुँच नहीं है, भागीदारी नहीं है, समान भागीदारी, समावेशी विकास नहीं हो रहा है, इसलिए अनरेस्ट की स्थिति आई है। तो सभी में समावेशी विकास टोटल देखा जाए तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के जो संकेतक हैं, इंडिकेटर्स पूछता है, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, पढ़ाई के वर्षों का औसत ईयर, पढ़ाई के संभावित वर्ष। डायमेंशन देखते हैं, आयाम, लंबा एवं स्वस्थ जीवन, लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, ज्ञान की उपलब्धता, लंबा एवं स्वस्थ जीवन में ही देखेंगे कि जन्म के समय जीवन प्रत्याशा कितनी है, जीवन प्रत्याशा सूचकांक, और ज्ञान में देखेंगे कि पढ़ाई के औसत वर्ष कितने हैं और पढ़ाई के संभावित वर्ष कितने हैं। इससे बनता है शिक्षा सूचकांक यानी कि एजुकेशन इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक, सबको मिला करके ये बन रहा है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। एक अच्छा जीवन स्तर, प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय सूचकांक, ठीक है, ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का पूरा एक डायग्राम में हमको क्लियर हो गया।
यूएनडीपी देता है इनको। इनमें देखिए 0 से लेकर 1 तक पूरे सूचकांक होते हैं और कौन सा देश किस रैंक पे है ये सूचकांक पर निर्भर करता है। अभी हमें इसका रिसेंट डाटा देखना पड़ेगा कि एसडीआई में इंडिया की रैंकिंग कितनी है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हम देखते हैं कि अभी जो वर्तमान रैंकिंग है इंडिया की 130 है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। इसको डिटेल से करंट से हमको पढ़ना होता है, अपडेट करना होता है, हमेशा चेंज होते रहता है। असमानता समायोजित मानव विकास सूचकांक इनइक्वालिटी एडजस्टेड एसडीआई। तो किसी भी समाज में माना जा सकता है कि प्रत्येक व्यक्ति क्या है, एक व्यक्तिक एसडीआई है। यदि सभी की जीवन प्रत्याशा, स्कूलों में व्यतीत समय और आय समान होते हैं, माना जा सकता है कि समाज का एसडीआई प्रत्येक व्यक्तिक एसडीआई के बराबर है, अर्थात एक औसत व्यक्ति का एसडीआई है। लेकिन वास्तव में क्या होता है, अंतर होता है। कुछ लोगों को सुविधा मिलती है, कुछ लोगों को नहीं मिल पाती है। तो लोगों के बीच में समानता असमानता की स्थिति है। विकास का स्तर मापने के लिए हमें व्यक्तिगत मतलब सभी का पर्सनल एसडीआई भी देखना पड़ेगा, क्योंकि एक जो इंटीग्रेटिव एसडीआई है में अंतर असमानता के कारण संभाव्य मानव विकास में होने वाली हानि या गिरावट का द्योतक है। तो असमानता है, देखिए कुछ ही वर्गों के पास सारी सुविधाएं हैं और बाकी के पास सुविधा नहीं है। एक लैंगिक असमानता सूचकांक भी है। तो लैंगिक असमानता सूचकांक मानव विकास में सबसे बड़ी बाधा क्या है कि लड़कियों एवं महिलाओं को स्वास्थ्य, शिक्षा, राजनीतिक प्रतिनिधित्व ये सबसे दूर रखा जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो महिलाएं हैं वो राजनीति में हम देखें या फिर इकोनॉमी में देखें, सामाजिक भागीदारी उनकी काफ़ी कम हो जाती है। तो लैंगिक असमानता सूचकांक भी इसको करंट से अपडेट करना है कि कितना है। संकेतक देखिए क्या है इसमें। संकेतक में अगर हम देखते हैं तो मातृ मृत्यु दर मतलब कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेट MMR, किशोर जन्म दर, महिला प्रजनन स्वास्थ्य सूचकांक। फिर सशक्तिकरण में देखिए कि माध्यमिक शिक्षा कितने लोगों को मिल रहा है, महिला सशक्तिकरण का सूचकांक है, महिला लैंगिक सूचकांक, संसदीय सीटों में महिलाओं व पुरुषों की भागीदारी, श्रम में देखिए तो कार्यबल में महिलाओं और पुरुषों की भागीदारी दर, पुरुष श्रम बाजार सूचकांक, महिला श्रम बाजार सूचकांक, यहाँ पे है पुरुष सशक्तिकरण सूचकांक, पुरुष लैंगिक सूचकांक, लैंगिक असमानता सूचकांक। तो इस तरीके से आयाम दिया है, स्वास्थ्य दिया, सशक्तिकरण दिया और श्रम बाजार में भागीदारी। इस आधार पे जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स बनता है कि कुल मिलाकर के स्वास्थ्य में क्या स्थिति है महिलाओं की, सशक्तिकरण में क्या स्थिति है और श्रम बाजार में क्या स्थिति है। हम देखते हैं कि मेल की संख्या फीमेल से ज़्यादा होती है, इनकी अर्निंग भी जो होता है वो ज़्यादा होता है। तो सशक्तिकरण में भी पीछे हैं। तो कुल मिला के लैंगिक असमानता सूचकांक हर देश की अलग अलग होती है, इसको हमको अपडेट करना है। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक क्या होता है। देखिए गरीबी में भी सिर्फ आय को हम नहीं ले सकते कि किसी की आय कम है तो वो गरीब है। तो आय में हमको खराब स्वास्थ्य भी देखना पड़ेगा, कुपोषण देखना पड़ेगा, शिक्षा कौशल में कमी, निम्न जीवन स्तर, आवासीय सुविधाओं का अभाव और सामाजिक भेदभाव, इन सभी को मिला करके बनाया गया है बहुआयामी गरीबी सूचकांक। तो उसमें स्वास्थ्य भी है, शिक्षा भी है, जीवन निर्वाह का स्वास्थ्य में शिशु मृत्यु दर है, पोषण है, शिक्षा में नामांकित शिशु है, शैक्षिक वर्ष है, जीवन निर्वाह स्तर में संपत्ति है, ईंधन मिल रहा है कि नहीं, आवास मिल रहा है कि नहीं, विद्युत, जलापूर्ति, शौचालय। तो बहुआयामी मल्टी डायमेंशनल नाम से ही स्पष्ट है कि मल्टी डायमेंशन चीज़ों को इसमें लिया जा रहा है। और बहुआयामी गरीबी सूचकांक का मान अधिकतम 100% होता है। प्रत्येक आयाम को समान भार दिया गया है। इस प्रकार 33.3% है स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन निर्वाह का स्तर। अब देखते हैं कि बहुआयामी निर्धनता से ग्रस्त लोगों का पता लगाने के लिए प्रत्येक परिवार के लिए वंचन इंडेक्स मतलब डेप्रीवेशन स्कोर बनाया गया है। इसे जोड़कर हाउस होल्ड डेप्रीवेशन निकाला जाता है। तो सबका एक मल्टी डायमेंशनली कौन पुअर है ये निकालने के लिए हमने क्या बनाया है, स्कोर बनाया है। तो 50% से जो परिवार अधिक हैं, गंभीर रूप से बहुआयामी निर्धन है, बहुआयामी गरीबी सूचकांक की सहायता से सतत विकास लक्ष्य, सब जगह गरीबी या इसके सभी रूपों को समाप्त करना ये लक्ष्य बनाया गया है। तो सबसे ज़्यादा देखिए अफ्रीका जो कंट्री है वहाँ पे देश हैं बहुआयामी में, और भारत में भी गरीबी की स्थिति 230 मिलियन से अधिक लोग गरीब हैं। अभी की स्थिति देखिए, इसको करंट से अपडेट करना है। ये थोड़ी सी किताब पुरानी है इसलिए हमको इसको अपडेट करना होगा। जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स में लैंगिक विकास सूचकांक महिला और पुरुष के एसडीआई मान के बीच तुलना करता है, अर्थात लैंगिक विकास सूचकांक लिंग के आधार पर एसडीआई मान की असमानता को मापता है। लैंगिक विकास सूचकांक मानव विकास सूचकांक के तीनों आयामों मतलब स्वास्थ्य, ज्ञान, जीवन स्तर के आधार पर महिलाओं और पुरुषों के बीच में मानव विकास उपलब्धियों के संदर्भ में असमानता को मापता है।
तो इसमें विचलन देखा गया समूह 1, समूह 2, 3, 4, 5 तक है, जिसमें कि 2.5% से कम हो विचलन, इसमें 2.5 से 5% के बीच में है विचलन, इसमें 5 से 7.5, इसमें 7.5 से 10 और इसमें 10 से ज़्यादा। तो जितना विचलन पाया जाएगा उतना ही हम लैंगिक विकास सूचकांक में अंतराल पाते हैं। इस तरीके से इसको डिसाइड किया गया है। यहाँ देखिए डायग्राम बना के बताया गया है कि महिला और पुरुष आयाम दे दिया गया है कि संकेतक कौन कौन से हैं। तो जीवन प्रत्याशा मतलब स्वास्थ्य वाला, ज्ञान वाला और जीवन स्तर, इसमें भी पढ़ाई के संभावित वर्ष और पढ़ाई में वर्षों का औसत कितना है। शिक्षा सूचकांक निकाला गया, फिर HDI तो इधर निकाल लिया गया, मान लीजिए फीमेल का, इधर निकाल लिया गया मेल का, फिर दोनों में कंपेयर करेंगे तो हमारा आ जाएगा लैंगिक विकास सूचकांक, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स। तो इस तरीके से ये भी करंट से हमको अपडेट करना होगा। अब देखते हैं प्लेनेटरी प्रेशर समायोजित मानव विकास सूचकांक क्या होता है। मतलब कि प्लेनेट पे कितना प्रेशर पड़ रहा है। कोई प्लेनेट है, ठीक है, वो बता रहा है कि हम विकास कर रहे हैं, लेकिन उसके जितने संसाधन है उसको किस तरीके से निचोड़ दिया गया, ठीक है, उसके ऊपर कितना प्रेशर डाला गया विकास के लिए। तो प्लेनेटरी प्रेशर एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, तो हमने तो यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया ना। तो हर व्यक्ति कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन कर रहा है, उस पर दबाव बना रहा है, पर्यावरण प्रदूषण कर रहा है, जीवाश्म ईंधन का उपयोग कर रहा है, तो ग्रह पे तो दबाव पड़ेगा। तो उससे दबाव बना करके आप कितना ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को बढ़ाते हो और बिना दबाव के कितना बढ़ाते हो। तो कोई भी, यहाँ देखिए एक लाइन में बात यह है कि कोई भी देश अभी तक प्राकृतिक संसाधनों पर भारी दबाव डाले बिना आर्थिक विकास की उच्च स्तर को प्राप्त नहीं कर पाया है। ये सच्चाई है, ये सच्चाई है, क्योंकि जब तक आप प्रेशर नहीं डालेंगे, प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव नहीं डालेंगे तो विकास संभव नहीं है। वैश्विक शांति सूचकांक है। वैश्विक शांति सूचकांक इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस जो है इसको जारी करता है, ठीक है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस इसको जारी करता है। तो ग्लोबल पीस इंडेक्स जारी किया जाता है, हमको रिसेंट का देखना पड़ेगा। वैसे सबसे अशांत देश अफगानिस्तान को बताया है, और ये करंट का ही टॉपिक हो जाएगा। इसमें भी हम बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस इंडेक्स हो, शांति इंडेक्स हो, इसको थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा। अब इसके पैरामीटर्स देख सकते हैं कि हैप्पीनेस इंडेक्स में भी देखिए क्या क्या है कि देशों को सीमित पर्यावरणीय संसाधनों का उपयोग करके कुशलता से दीर्घकालीन सुखी जीवन प्रदान करने के आधार पर रैंक प्रदान करता है। इस इंडेक्स का उद्देश्य यह बताना नहीं है कि विश्व में सबसे खुशहाल देश कौन सा है, बल्कि यह उस सापेक्षिक कुशलता को प्रदर्शित करता है जिससे एक देश पृथ्वी पर उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों को अपने नागरिकों के दीर्घ और खुशहाल जीवन में परिवर्तित करने के लिए करता है। तो हैप्पी प्लैनेट इंडेक्स है, आप किन किन इंडेक्स का प्रयोग करके ये बता सकते हैं कि कौन सा देश खुशहाल है। तो वेलबींग, खुशहाली, किसी देश के निवासी पूरे जीवन में कितने खुश होते हैं। फिर लाइफ एक्सपेक्टेंसी, किसी भी देश के व्यक्ति का जीवन औसत जीवन काल कितना है। और इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, पदचिन्ह में हम एक देश के प्रत्येक निवासी का पर्यावरण पर औसत प्रभाव देखते हैं। ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क, जो हैप्पी प्लैनेट इंडेक्स है। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक काफी महत्वपूर्ण है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, यह संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 2015 में सतत विकास लक्ष्यों को अपनाया गया था, जिसको 2030 तक प्राप्त करना है। और 17 कुल टारगेट्स हैं, देख लेते हैं एक बार कौन कौन से टारगेट हैं। 17, इसका डैशबोर्ड कैसा होता है और इसमें कौन कौन से लक्ष्य रखे गए हैं। तो इसमें देखिए, संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास समाधान नेटवर्क, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, बर्ड्समैन स्टिंगटन ने नया सतत विकास सूचकांक जारी किया है, जिसमें सतत विकास लक्ष्यों की प्रगति पर नजर रखना, जवाबदेही सुनिश्चित करना इसमें शामिल है। तो प्रत्येक देश की रैंकिंग क्या होगी, 17 वैश्विक लक्ष्यों को लेकर के होगी। तो उसमें सब है, आर्थिक विकास है, सामाजिक समावेशन है और पर्यावरण सुरक्षा, तीनों को मिला करके बनाया गया है। मतलब सोशल है, इकोनॉमिक है और एनवायरमेंटल है। तो अब इसमें लक्ष्य कौन कौन से थे और इसमें अभी की स्थिति क्या है वो तो अभी अपडेट करेंगे, लेकिन सतत विकास लक्ष्य जो है उसका डैशबोर्ड बनाया गया है। सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक, सार्वभौमिक कल्याण के साथ साथ आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरणीय आयामों को भी जोड़ करके बनाना है। कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म मतलब प्रतिस्पर्धी के साथ साथ सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने का कौन लक्ष्य रखा है, नीति आयोग। सभी स्टेट में कंपटीशन बना दिया है इसने। हमारे पास जितने भी स्टेट हैं 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, तो हमने सबको कंपटीशन में डाल दिया है। नीति आयोग का है कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म एंड देखिए प्रतिस्पर्धी एवं सहकारी संघवाद इसको कहा जाता है। प्रतिस्पर्धी एवं सहकारी संघवाद अपनी अपनी प्रगति करेंगे। डैशबोर्ड में हमको ये दिखेगा कि 0 से लेकर 100 तक के सूचकांक में कौन सा राज्य किस स्तर पे है और 2030 तक हमारा अल्टीमेट लक्ष्य है 2030 तक।
इसमें संघ और राज्य क्षेत्र में 4 श्रेणियों में बांटा गया है एसडीजी इंडेक्स को। तो कौन कौन से 4 क्षेत्र होते हैं? इसमें होता है अचीवर। अचीवर जब एसडीजी भारत सूचकांक स्कोर 100 के बराबर हो, तो किसी का होगा नहीं इतना जल्दी। फ्रंट रनर 65 से 99। परफॉर्मर कौन होता है? 50 से 64 के मध्य में, 50 से 64 और 0 से लेकर के 49 के मध्य में एस्पिरेंट होता है। तो ये 4 कैटेगरी में बांटा गया है, एस्पिरेंट, परफॉर्मर, फ्रंट रनर और अचीवर। इसमें याद करने वाला ये है 0 से 49, 50 से 64, 65 से 99 और 100 के बराबर। तो किसी भी राज्य को 100 अंक प्राप्त अभी तक तो नहीं हुए हैं, बाकी अभी 2026 का डाटा हमें देखना होगा, करंट स्थिति इसकी देखनी होगी कि क्या है। ये पुराना है, फ्रंट रनर, परफॉर्मर, एस्पिरेंट का पुराना लिस्ट है, अभी के हिसाब से हम इसको देख लेंगे। अभी ये लिस्ट देख लेते हैं, ये वाला लिस्ट जो हमेशा से हम याद करते आ रहे हैं, कुछ नया नहीं है। लक्ष्य 1 क्या है? नो पॉवर्टी, गरीबी। लक्ष्य 2 क्या है? नो हंगर। तो पहला पॉवर्टी है, दूसरा नो हंगर है, तीसरा गुड हेल्थ है, चौथा क्वालिटी एजुकेशन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, पांचवा देखिए लिंग असमानता, जेंडर या सेक्स इनइक्वालिटी, सॉरी समानता है, इक्वालिटी है। प्योर वाटर सैनिटेशन 6 पे है। देखिए 5 और 10 पढ़ेंगे तो इक्वालिटी पर आधारित है, यानी कि लिंग समानता और असमानता को कम करना, ये एक समान है। और पावर्टी, हंगर, हेल्थ, ये सब जो शुरू के 4 हैं वो गरीबी, भुखमरी, हेल्थ और शिक्षा से रिलेटेड है। फिर 5वां इक्वालिटी आ गया। 6 वाटर सैनिटेशन से रिलेटेड है, 6 वाटर सैनिटेशन। 7 जो है 7 ऊर्जा से रिलेटेड है, अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी। 8 जो है इकोनॉमिक ग्रोथ से रिलेटेड है। 9 जो है उद्योग नवाचार से रिलेटेड है, न से नवाचार। किस में नवाचार? उद्योग में नवाचार। 10 में बताया कि 5 और 10 तो इक्वालिटी के लिए याद रखना है, असमानता को कम करना इसमें है। धारणीय जो विकास है शहर का, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज का डेवलपमेंट, ये है 11 में। इसको याद करने के लिए थोड़ा सा ट्रिक बना करके याद करेंगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। तो 9 से देखिए, 9 से नवाचार है, 10 से असमानता वाला है, 11 में हमने देखा धारणीय शहर और समुदाय। मतलब देखिए बिल्डिंग जब बनती है ना, एक छोटी बिल्डिंग, बड़ी बिल्डिंग, तो ये 11 जैसा दिखता है ना, 11 जैसा। तो धारणीय शहर और समुदाय। फिर 12 जो है सतत उपभोग और उत्पादन, रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, 12। फिर है क्लाइमेट एक्शन, 13 पर है, 13 जलवायु कार्रवाई। 14 क्या है? जल के नीचे जीवन। 14 जल के नीचे जीवन है। 15 क्या है? भूमि पर जीवन। 16 क्या है? शांति, न्याय और मजबूत संस्थाएं। अब इसको 2-4 बार अगर पढ़ेंगे तो ये पूरा अच्छे से याद हो जाएगा। 5 और 10 हमने देख लिया था कि 5 जेंडर इक्वालिटी है, 10 ऐसे असमानता है, असमानता को कम करना, तो ये याद हो जाएगा। 11 को हमने ऐसे बिल्डिंग से पढ़ा। 12 देखिए, 12 क्या है? सतत उपभोग और उत्पादन, रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन। मतलब उतना ही कंजप्शन करो, उतना ही उत्पादन करो जितने की आवश्यकता है, ज़्यादा उस पर दबाव ना पड़े संसाधन पे। 12। 13 क्या है? 13 जो है वो जलवायु से रिलेटेड है, जलवायु कार्रवाई 13 क्लाइमेट एक्शन। 14 और 15 को याद रखेंगे कि 14 है जल के अंदर जीवन और 15 है भूमि के ऊपर जीवन। 16 शांति, न्याय और मजबूत संस्थाएं और 17 है सभी का सहयोग, सभी का विकास। तो इस तरीके से कंप्लीट होता है, इसको याद भी कर लेना है, सभी जगह आंसर में यूज भी करना है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, वर्ल्ड हैप्पीनेस में जहाँ तक मुझे याद आ रहा है अभी का 116वां स्थान है हमारा 147 में, बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, इसको थोड़ा सा अपडेट कर लेंगे 2026 में क्या स्थिति है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स यह यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क का एक निकाय है, विश्व खुशहाली रिपोर्ट जो जारी करता है। 2012 से ये शुरू हुआ था, क्योंकि खुशहाली भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है हमारा। तो खुशहाली के लिए कौन कौन से कारक हैं ये देख लेते हैं। इसमें है देखिए, खुशहाली के मापक के आधार, प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, तो भाई पैसा तो है ही है ना, पर कैपिटा इनकम हमको देखना पड़ेगा। फिर लोक विश्वास यानी कि भ्रष्टाचार मुक्त सरकार और व्यापार, सामाजिक सहयोग, उदारता, स्वस्थ जीवन प्रत्याशा, स्वस्थ जीवन होना चाहिए, जीवन विकल्पों के चयन की स्वतंत्रता, जीवन आप किस तरीके से जीना चाहते हैं उसके विकल्प के चयन की क्या होनी चाहिए? स्वतंत्रता होनी चाहिए, स्वतंत्रता। तो इस तरीके से ये खुशहाली इंडेक्स है। तो समाज का भी इसमें योगदान है, पर्सनल भी चॉइस है,
और सरकार का भी है कि भ्रष्टाचार मुक्त होनी चाहिए सरकार। ठीक है, तो भारत का देखा गया है कि अपने जो पड़ोसी देश है ना, जैसे पाकिस्तान है, श्रीलंका है, चीन है, बांग्लादेश है, उसके स्थान मतलब उनकी स्थिति भारत से ज़्यादा बेहतर है, वो ज़्यादा खुश रहते हैं, जबकि भारत की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स, सकल राष्ट्रीय खुशहाली सूचकांक, जिसमें कि पर्यावरण संरक्षण, सुशासन की स्थापना, सांस्कृतिक मूल्यों का संरक्षण एवं उन्हें बढ़ावा देना, और उच्चतर वास्तविक प्रति व्यक्ति आय, मतलब आय भी है, पर्यावरण भी है, सुशासन भी है और सांस्कृतिक मूल्यों का संरक्षण भी है। इसमें सकल राष्ट्रीय खुशहाली के 9 डोमेन कौन कौन से हैं? जीवन स्तर है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, पर्यावरण है, सामुदायिक जीवन शक्ति है, समय का उपयोग है, मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य है, सुशासन है और सांस्कृतिक विविधता और लचीलापन है। 9 डोमेन है कुल मिलाकर के किसके? सकल राष्ट्रीय खुशहाली के। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट, ये भी है भारत में स्त्री पुरुष भेदभाव के बीच का मुद्दा हमेशा एक विषय बना हुआ है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ये जारी किया जाता है। ये सारा करंट में मिल जाएगा, करंट का जो भी मैगजीन पढ़ेंगे उसमें वर्तमान में क्या है, कौन सा स्थान है, ये पता चल जाएगा। लेकिन सूचकांक जो होते हैं जैसे राजनीतिक सशक्तिकरण पे आधारित है, शैक्षणिक उपलब्धि पे, आर्थिक भागीदारी पे और स्वास्थ्य उत्तरजीविता पे, तो इन सभी पे आधारित होता है ये सूचकांक। लैंगिक असमानता, फिर लेगाटम समृद्धि सूचकांक क्या है? लेगाटम समृद्धि सूचकांक यह दर्शाता है कि किस प्रकार की समृद्धि प्राप्त की जा सकती है और किस प्रकार की समृद्धि विश्व में बदलाव ला रही है। प्रोस्पेरिटी प्रत्यक्ष रूप से वेल बीइंग से जुड़ी हुई है और लेगाटम समृद्धि सूचकांक में वैश्विक स्तर पर समृद्धि में जो वृद्धि हुई है, जो लोगों के जीवन स्तर और अर्थव्यवस्था से अधिक खुलेपन के कारण हुआ है, ये लेगाटम समृद्धि सूचकांक है। इसमें क्या क्या शामिल होता है? तो इसमें देखिए बचत और सुरक्षा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, प्रशासन, सामाजिक पूंजी, निवेश वातावरण, उद्यम की स्थिति, बाजार तक पहुंच, अर्थव्यवस्था की गुणवत्ता, जीवन स्तर, स्वास्थ्य, शिक्षा और प्राकृतिक वातावरण, ये चीजें शामिल होती हैं। अभी इसको देखना पड़ेगा भारत की रैंकिंग क्या है। फिर है द गुड कंट्री इंडेक्स वर्जन 1.5। तो किसी भी देश में जो भी मूलभूत सुविधाएं मिलती हैं जो लोगों के जीवन स्तर को बनाए रखने में हेल्पफुल होती है, तो द गुड कंट्री इंडेक्स वर्जन कहलाता है। तो उसमें विज्ञान, प्रौद्योगिकी है, संस्कृति है, अंतर्राष्ट्रीय शांति है, मतलब किसी भी देश में रहें तो शांति और सुरक्षा, युद्ध की स्थिति में तो नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, लेकिन साइंस टेक रहे, संस्कृति रहे, शांति सुरक्षा रहे, ग्रह जलवायु, खुशहाली, समानता, स्वास्थ्य जैसे विषयों को इसमें शामिल किया गया है, गुड कंट्री इंडेक्स। ठीक है, फिर है आपका देखिए नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स, यह सूचकांक विश्व आर्थिक मंच की वैश्विक सूचना प्रौद्योगिकी रिपोर्ट का एक भाग है। डिजिटलीकरण जो चल रहा है वो अर्थव्यवस्था और समाज में परिवर्तन के लिए आवश्यक परिस्थितियां बनाने में देशों की सफलता को मापता है। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स है ये। कारोबार सुगमता सूचकांक, मतलब कि एलपीजी के बाद हम देखते हैं कि भारत का मार्केट खुला था और हम वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़ गए थे, तो हमारी जो औद्योगिक नीति थी, विदेश व्यापार नीति को काफ़ी उदार बनाया गया था और इसमें भारत सरकार अनेक कार्यक्रम कर रही है, जैसे कि मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, और औद्योगिकीकरण की दर को बढ़ाने की, आर्थिक समृद्धि को प्राप्त करने की कोशिश की जा रही है। तो सरकार के अनेक कार्यक्रम हैं जो उद्यमियों को वित्त और ऋण प्रदान करते हैं। देखिए डूइंग बिजनेस 2020 में था कंपेयरिंग बिजनेस रेगुलेशन इन 190 इकोनॉमिक्स, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, किस तरह से हम माहौल देते हैं कारोबार को शुरू करने का, फिर परमिट देते हैं, सिंगल विंडो ट्रांजेक्शन रखते हैं, और रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी, उसके लिए राजनीतिक स्थिरता रहे हमारे यहाँ, बिजनेस के लिए क्रेडिट उपलब्ध कराने के मामले, अल्पसंख्यक निवेशकों की रक्षा के मामले और टैक्स भरने में सुगमता, ये सब मिलाकर के कारोबार सुगमता सूचकांक बन रहा है। सीमा पार व्यापार के मामले में, कॉन्ट्रैक्ट्स लागू करने के मामले में और दिवालिया मामलों के समाधान में, तो इसमें भी इंडेक्स जारी होता है। फिर ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ये विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की नवीनतम रिपोर्ट होती है, बौद्धिक संपदा संगठन की ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। भारत सबसे नवोन्मेषी अर्थव्यवस्थाओं की सूची में पहुंच गया था। अभी की स्थिति इसमें देखना पड़ेगा। इसमें पूंजी का विकास, मानव पूंजी विकास और अनुसंधान, बाजार एवं व्यवसाय विशेषज्ञता, ज्ञान और प्रौद्योगिकी आदि के क्षेत्र में काफ़ी विकास किया गया है। भारत निम्न मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्थाओं में नवोन्मेष के संदर्भ में प्रथम स्थान, उस समय की बात है 2026 का हमें देखना पड़ेगा। विश्व के विभिन्न संस्थानों के द्वारा जारी सूचकांक एवं उनसे संबंधित विषय वस्तु अब यहाँ पे एक साथ दे दिया है। मानव पूंजी सूचकांक कौन जारी करता है? तो वर्ल्ड बैंक जारी करता है। ठीक है, बहुआयामी गरीबी सूचकांक कौन जारी करता है? तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP जारी करता है। सतत विकास सूचकांक, यह सतत विकास के लक्ष्यों की प्रगति पर नजर रखता है और संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास समाधान नेटवर्क और बर्समैन स्टिंगटन
ये एजेंसी है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, अनुकूल परिवेश होना चाहिए, बाजार, पूंजी बाजार, इनोवेशन सिस्टम संकेतक के आधार पे देखा जाता है इसको। विश्व खुशहाली इंडेक्स, विश्व शांति इंडेक्स देखिए, विश्व शांति सूचकांक, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, विश्व खुशहाली रिपोर्ट, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान, हैप्पी प्लैनेट इंडेक्स, न्यू इकोनॉमी फाउंडेशन, भूख सूचकांक, कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेलहंटर हेल्थ, सामाजिक प्रगति, सोशल प्रोग्रेस इम्पेरेटिव। ऐसे पूरा ना एक लाइन में दे दिया है। ये करंट की बुक में और अच्छे से अभी की स्थिति में हम लोग पढ़ लेंगे, इसको क्लियर कर लेंगे। ऐसे सभी का यहाँ पे दिया हुआ है कौन कौन से सूचकांक है और जारी कौन कौन करता है। मानव विकास सूचकांक है, जैसे मानव विकास सूचकांक है, इसको यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट कार्यक्रम यही जारी करता है, यूएनडीपी। ठीक है, डिजिटल वाला हो गया विश्व आर्थिक मंच, लेगाटम समृद्धि सूचकांक, लेगाटम संस्थान अलग ही है, और विश्व बैंक जो कि वर्ल्ड बैंक है वो करता है कारोबार सुगमता सूचकांक। तो इस तरीके से सभी सूचकांकों के बारे में लगभग हम लोगों ने पढ़ा, और पढ़ के इसको करंट से थोड़ा अपडेट कर लेंगे तो ये हमारा रेडी हो जाएगा। आर्थिक समृद्धि और तथा मानव विकास के संबंध में रिलेशनशिप बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। तो आज का मानव क्या है, देखिए, मानव विकास पर जोर दिए जाने से तथा मानव विकास सूचकांक, हैप्पी प्लैनेट इंडेक्स, राष्ट्रीय समृद्धि सूचकांक आदि सूचकांकों का आकलन करने से आर्थिक विकास के सिद्धांतों में ध्यान समृद्धि की मात्रा से हटकर समृद्धि की संरचना, समृद्धि की गुणवत्ता पर चला गया है। तो मानव विकास एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय बन चुका है। सिर्फ मानव के आय पर ही निर्भर नहीं करता, उसके लाइफ स्टाइल पे, उसके स्वास्थ्य, उसके शिक्षा, उसके अवसर कितने कितने मिल रहे हैं, पर्यावरण की उपलब्धता क्या है, वो अच्छे पर्यावरण में रह रहा है कि नहीं रह रहा है, ये सब, और सभी को समान अवसर मिल रहा है कि नहीं, सबको रोजगार मिल रहा है कि नहीं, सबको न्याय मिल रहा है कि नहीं, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही हैं कि नहीं, सभी पर निर्भर करता है। आर्थिक विकास विहीन आर्थिक समृद्धि क्या होती है, मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ विदाउट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ ही नहीं है और सिर्फ आप आय बढ़ाते जा रहे हो तो असमानता रहेगी। कुछ ही वर्ग लोगों के पास, कुछ ही प्रतिशत लोगों के पास लाभ पहुंच पाएगा, अन्य लोगों से वंचित रह जाएंगे। तो क्षेत्रीय असमानता, राष्ट्रीय असमानता, सामाजिक आर्थिक असमानता में वृद्धि होगी। यहाँ पे हम किसी न किसी तरीके से देख रहे हैं कि हम भले ही इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे एसी के बहुत सारे टॉपिक कवर कर रहे हैं, करंट के बहुत सारे टॉपिक कवर कर रहे हैं, इवन इस जीएस के बहुत सारे पेपर में इन सब चीज़ों का उपयोग किया जा सकता है। तो यहाँ पे बता रहा है कि कोई देश तेल का उत्पादन कर रहा है, तेल के कुओं एवं कंपनियों पर कुछ लोगों का ही अधिकार है जो कि सकल घरेलू उत्पाद तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन इसका लाभ कुछ ही नागरिकों को मिल रहा है। तो असमानता है, असमानता तो है ही। पर्यावरण समस्या देखिए, आज विश्व का प्रत्येक देश तीव्र आर्थिक समृद्धि प्राप्त करने की होड़ में लगा हुआ है और इसलिए क्या कर रहा है, जलवायु को ताक पे रख दिया है। पर्यावरण समस्या उत्पन्न हो रही है तो भविष्य में तो स्वास्थ्य में गिरावट आएगा। भ्रष्टाचार देखिए, तीव्र आर्थिक समृद्धि हो रही है लेकिन भ्रष्टाचार इतने लेवल पे है कि कुछ ही लोगों के पास धन का संकेंद्रण हो गया, बाकी लोग गरीब होते जा रहे हैं। तो काले धन की समस्या और मुद्रा आपूर्ति की समस्या उत्पन्न होती है। अर्थव्यवस्था में उत्पादन का बढ़ना एवं उपभोग का स्थिर रहना, ये कब होता है, देखिए, मांग एवं उपभोग में वृद्धि नहीं होती है। घरेलू उत्पाद में अगर वृद्धि होती है तो इसमें अर्थव्यवस्था में वस्तुओं की अधिक आपूर्ति होती है, कम मांग, आपूर्ति अधिक मांग कम, तो वस्तुओं की कीमत कम हो जाती है। अर्थव्यवस्था में लोगों के जीवन स्तर में सुधार हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो अगर आर्थिक समृद्धि ज़्यादा है भी तो हमारे पास असमानता है, पर्यावरणीय समस्याएं हैं, भ्रष्टाचार है, उत्पादन उपभोग सब स्थिर हो गया है ना। तो ऐसी स्थिति में हम इसको अच्छा वो नहीं कह पाएंगे, सही नहीं कह पाएंगे। थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन देखने से हमें पता चलता है कि जो पढ़ रहे हैं वो सही से दिमाग में घुस रहा है या नहीं। देखिए, पहला स्टेटमेंट है कि भारत की सार्वजनिक क्षेत्रक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली सीमित, निरोधक, वर्धक, पुनर्स्थापक देखभाल के साथ मुख्यतः रोगनाशक व्यवस्था पर ध्यान केंद्रित करती है। भारत की सार्वजनिक क्षेत्रक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली। दूसरा है कि भारत के स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के विकेंद्रीकृत उपागम के अंतर्गत राज्य प्राथमिक रूप से स्वास्थ्य सेवाओं को जुटाने के लिए उत्तरदायी है। तो राज्य तो उत्तरदायी है ही, राज्य जो है वो उत्तरदायी है, ठीक है। इसमें आंसर देखिए, ये गलत है, ये सही है। यूपीएससी का क्वेश्चन है, थोड़ा सा टफ था। निम्नलिखित आधिकारिक संरचना क्षेत्रकों पर विचार कीजिए। किफायती आवास, सर्वसाधारण द्रुत परिवहन, स्वास्थ्य देखभाल, पुनर्नवीनीकरण ऊर्जा। तो उपयुक्त में से पूछा है कि यूएनओपीएस आधारिक संरचना और नवाचार में धारणीय निवेश पहल अपने निवेशों के लिए ध्यान केंद्रित करता है किस पे, तो केवल 3 लिखा है इसका आंसर, केवल 3, मतलब स्वास्थ्य देखभाल, केवल 3, सॉरी, केवल 3 का मतलब है कि इसमें से जैसे आवास हो गया, स्वास्थ्य देखभाल हो गया और
पुनर्नवीनीकरण ऊर्जा, ये परिवहन वाला तो हम लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा है ये वाले, तो इसमें 3 लिखा है इसलिए आंसर में। कारोबार सुगमता सूचकांक का उप सूचकांक नहीं है, अभी हम लोगों ने जस्ट पढ़ा था कि कारोबार सूचकांक किस किस से प्रभावित होता है, इसमें नहीं है, पूछा है नहीं। तो है वाले में देखिए कि कानून व्यवस्था को बनाए रखना, करों का भुगतान कराना, संपत्ति का पंजीकरण करना, निर्माण परमिट संबंधी कार्य करना। हम लोगों ने देखा था कि करों का भुगतान करना टैक्स वाला लास्ट पॉइंट था, संपत्ति का पंजीकरण रजिस्ट्रेशन था ही, उसमें परमिट था ही, कानून और व्यवस्था बनाए रखना नहीं था। ठीक है, यूपीएससी के क्वेश्चन है, सब अच्छे लेवल के हैं। वैश्विक प्रतियोगित्व रिपोर्ट, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये थोड़ा आसान था। निरपेक्ष तथा प्रति व्यक्ति वास्तविक जीएनपी की वृद्धि आर्थिक वृद्धि की ऊंची दर का संकेत नहीं करती यदि निर्धनता और बेरोजगारी में वृद्धि होती है। जीएनपी हमने पढ़ा था, जीएनपी मतलब भौगोलिक क्षेत्र के अंदर या बाहर जो भी निवासी होंगे उनकी आय के बारे में था। तो निर्धनता और बेरोजगारी में अगर वृद्धि होती है तो ऊंची दर का संकेत ये नहीं करेगा, 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा तब ये समझ में आएगा क्वेश्चन। एक संकल्पना के रूप में मानव पूंजी निर्माण की बेहतर व्याख्या उस प्रक्रिया के रूप में की जाती है जिसके द्वारा किसी देश के व्यक्ति अधिक पूंजी का संचय कर पाते हैं, देश के लोग ज्ञान कौशल स्तर क्षमताओं में वृद्धि कर पाते हैं। ये ज़्यादा सही लग रहा है क्योंकि सिर्फ पूंजी के बारे में बात नहीं हो रही, बात हो रही ज्ञान कौशल क्षमताओं में वृद्धि, और गोचर धन का संचय हो पाता है, अगोचर धन का संचय हो पाता है। थोड़ा इंग्लिश वर्जन भी देखेंगे तो गोचर अगोचर वाला मतलब चल अचल धन वाला थोड़ा समझ में आएगा। उच्च बचत वाली अर्थव्यवस्था होते हुए भी किस कारण पूंजी निर्माण महत्वपूर्ण उत्पादन वृद्धि में परिणामित नहीं हो पाते हैं, तो ये नहीं हो पाते हैं उच्च पूंजी उत्पाद अनुपात के कारण। अब यही क्वेश्चन मान लीजिए ना रिपीट हो गया पेपर में, तो लगेगा कहाँ से आ गया है, तो इसलिए रिपीटेड क्वेश्चन देखने से थोड़ा सा हमको क्लियर होता है कि जो हम थ्योरी पढ़ रहे हैं वो उसको कैसे प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, जिसमें ग्लोबल जेंडर इंडेक्स का श्रेणीकरण कौन करता है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की जाती है, वित्तीय स्थिरता IMF। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। व्यापार करने की सुविधा का सूचकांक वर्ल्ड बैंक। ठीक है, विश्व आर्थिक संभावना रिपोर्ट आवधिक रूप से निम्नलिखित में से कौन जारी करता है, वर्ल्ड बैंक करता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक प्रकाशन IMF करता है। धारणीय विकास के बारे में पूछा है, धारण क्षमता। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट एक वार्षिक प्रकाशन है किसका, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक का। मानव निर्धनता सूचकांक किस वर्ष की मानव विकास रिपोर्ट में प्रस्तुत किया गया था, तो 1997। उसके बाद डूइंग बिजनेस ट्रेनिंग फॉर रिफॉर्म शीर्षक रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा प्रकाशित की गई है। कारोबार सुगमता सूचकांक, ये देखिए करंट से रिलेटेड है, इसको छोड़िए, करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। विश्व खुशहाली सूचकांक में रैंक, ये भी करंट से रिलेटेड है। प्रश्न क्या है, सतत विकास मानव समाज के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण है, तो सही है, सतत विकास तो जरूरी है ही। और दूसरा स्टेटमेंट है, सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास है जो कि भावी पीढ़ियों की जरूरतें पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकता पूरी करें। ठीक है, दोनों सही है और एक दूसरे की व्याख्या करते हैं। समृद्धि की सीमा की अवधारणा का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था, क्लब ऑफ रोम। समावेशी समृद्धि के लिए क्या आवश्यक है, तो अधोसंरचना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, कृषि का पुनरुद्धार भी चाहिए और शिक्षा स्वास्थ्य जैसी सेवाओं की उपलब्धता भी चाहिए, तीनों सही है। UNDP किस मानव सूचकांक को देता है, तो हमने पढ़ा था HDI, वो भी 2010 से शुरुआत हुई थी। सतत विकास का आधार क्या है, पर्यावरणीय दृष्टिकोण, क्योंकि हम संसाधनों पे पूरा प्रेशर लगा के प्लैनेट का विकास नहीं कर सकते। ठीक है, तो पर्यावरण दृष्टिकोण को हमें ध्यान देके चलना है। इधर मेल से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये GDP से रिलेटेड है। आर्थिक विकास के साथ हम कदम ताल करने में विफल क्यों हो जा रहे हैं, क्योंकि हम देखिए आय पर ही ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, पर्यावरण जलवायु को इग्नोर कर दे रहे हैं। GDP के विनिर्माण क्षेत्र में जो MSME की बढ़ी हुई हिस्सेदारी है और आर्थिक समृद्धि के लिए आवश्यक है, इस संबंध में सरकार की वर्तमान नीतियाँ कुल मिलाकर के ना विनिर्माण सेक्टर के बारे में है। डिजिटलीकरण की क्या स्थिति है, समस्या के बारे में पूछा है। देखभाल अर्थव्यवस्था यानी कि केयर इकोनॉमी, ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में था, केयर इकोनॉमी। महिला सशक्तिकरण के द्वारा देखभाल अर्थव्यवस्था को मुद्रीकृत, मतलब जो घरेलू महिलाएं होती हैं, जो गृहिणियां हैं,
वो जिस प्रकार की इकोनॉमी में कोऑपरेट करती हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट का भी कुछ निर्देश है, करंट में अपडेट करिएगा आप लोग क्या निर्देश है, कि उनको भी पे करने का प्रावधान था। हाल के दिनों में आर्थिक विकास श्रम उत्पादकता में वृद्धि के कारण संभव हुआ है। आर्थिक विकास तो श्रम उत्पादकता में से समझौता किए बिना अधिक रोजगार उत्पत्ति में सहायक हो, इस प्रकार की इकोनॉमी के बारे में पूछ रहा है। आप सहमत हैं क्या कि भारतीय अर्थव्यवस्था हाल ही में वी आकार के पुनरुत्थान का अनुभव किया है? मतलब वी शेप्ड, हम लोग पढ़े थे ना, वी शेप्ड इकोनॉमी अच्छी खासी चल रही थी, अचानक गिर गए, फिर वापस आ गए। तो हाँ, कोविड-19 में तो किया है, कोविड-19 के टाइम में किया है इसका अनुभव। तीव्र और समावेशी जो आर्थिक समृद्धि है उसके लिए क्या क्या आवश्यक है, पढ़े हम लोग अभी। समावेशी संपोषणी के बारे में पूछा है, और समावेशी समृद्धि घुमा घुमा के पूछा है कई बार। समृद्धि और विकास हम लोग अभी अंतर पढ़े हैं। समावेशी हित चुनौतियाँ, ठीक है, सशक्तिकरण, आर्थिक समृद्धि, पूंजीवाद, विश्व अर्थव्यवस्था में किस प्रकार से इसका योगदान है। तो कुल मिलाकर के मेंस का भी हमको थोड़ा सा आइडिया लेते चलना है कि हम सब तरह की इकोनॉमी का विकास कर रहे हैं, लेकिन क्या नहीं कर रहे हैं, तो रोजगार नहीं दे पा रहे सबको। तो ये काफ़ी लंबा चैप्टर था, और कोशिश किया है पढ़ाने का, समझाने का। एक दो बार और सुनेंगे, पढ़ेंगे, बुक से देखेंगे तो ये अच्छे से याद हो जाएगा। क्वेश्चन भी करना है, क्वेश्चन करते चलना है हमको, ताकि क्वेश्चन के बारे में भी आइडिया रहे कि किस तरह के प्रश्न आते हैं। इकोनॉमी के चैप्टर कठिन लगते हैं, लेकिन जब हम उससे जुड़ जाते हैं तो हमारी ही स्थिति लगने लगती है, जैसे हमारे घर की स्थिति हो, हमारे देश की स्थिति, हमारे घर परिवार की स्थिति जैसी लगने लगती है। तो इससे दोस्ती कर लेना है ताकि हमें कठिन ना लगे और हर तरह के प्रश्न का जवाब देने में हम समर्थ हो सकें। तो आशा है कि आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।